So hello guys, what's up? Kyal chal? This is CN Nikunj going your tax mentor. Today we are going to start with a new chapter, non-resident taxation. आज अपने एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन. नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है. 7 मार्क्स का क्वेश्चन, एक डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस चैप्टर से आएगा. प्लस एमसीक्यू भी जनरली एक एमसीक्यू तो ये लोग पूछ ही लेता है फ्रॉम दिस चैप्टर. तो 9 to 11 मार्क्स यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस चैप्टर. तो ये चैप्टर को आप छोड़ के नहीं जा सकते, लाइट नहीं ले सकते. चैप्टर आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सर कौन कौन से पार्ट से जनरली यहां से चैप्टर से पूछा जाता है नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन से? एक कैपिटल गेन का क्वेश्चन यू कैन बी आस्क्ड, जहां पे रूल नंबर 115 एंड रूल नंबर 115 ए वाला जो प्रोविजंस है वो एप्लीकेबल होगा. रूल 115 एंड रूल नंबर 115 ए, ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मेरे प्रैक्टिस सेशन में देखेंगे जो मैंने इस चैप्टर में कराया है नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन का. तो नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन में आपको रूल नंबर 115 में कन्वर्जन रेट्स है और रूल नंबर 115 ए में भी कन्वर्जन रेट्स है. वो कन्वर्जन रेट्स आपको रेलिवेंट होता है अपने एग्जाम के क्वेश्चंस में अप्लाई करने के लिए. उसके बाद आता है नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन में आपका नॉन रेजिडेंट इंडियंस. एनआरआई के ऊपर स्पेशल टैक्स रेट्स लगता है. अगर एनआरआई चाहे तो ऑप्शन ले सकता है और अगर उसके हिसाब से वो टैक्स पे कर देता है तो वो एक स्पेशल रेट पे एप्लीकेबल हो सकता है, वरना एनआरआई के ऊपर नॉर्मल इनकम टैक्स स्लैब भी लगता है. फिर देर आर फ्यू सेक्शंस लाइक सेक्शन नंबर 115, सेक्शन नंबर 115 ए, 115 ए सी, 115 ए डी, ऐसे करके 115 बीबीए, ऐसे करके और भी स्पेशल रेट ऑफ इनकम के सेक्शंस है जहां पर आपको स्पेशल रेट्स पढ़ाया जाता है कि अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, ओवरसीज फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस है, कोई नॉन रेजिडेंट रॉयल्टी इनकम कमा रहा है, एफटीएस इनकम कमा रहा है, डिविडेंड इनकम कमा रहा है, कोई स्पेसिफाइड फंड्स होते हैं जो इंडिया में इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, इंडियन मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं और बदले में उनको इनकम आता है. तो यहाँ पे भी अलग अलग कंसेशनल रेट ऑफ टैक्सेशन है. फिर आपको इस चैप्टर में से सेक्शन 10 है एक एग्जेम्प्ट इनकम का सेक्शन. जो सेक्शन 10 एग्जेम्प्ट इनकम का सेक्शन है वहाँ पे स्पेशल एग्जेम्पशंस दिया गया है टू स्पेशल केसेस इन स्पेशल केसेस ऑफ नॉन रेसिडेंट्स. कि नॉन रेसिडेंट्स के कुछ स्पेशल इनकम्स होते हैं जो इनकम टैक्स में एग्जेम्प्ट होते हैं, जो कि एज पर सेक्शन नंबर 10 है सर. ठीक है, तो ये कुछ वैरायटी ऑफ प्रोविजंस है जो कि आपको नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन में पढ़ना होता है. सर एक बार नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन का मैं आपको एक बार क्विक रिवीजन सेशन दे देता हूं कि अल्टीमेटली इस चैप्टर में क्या क्या पॉइंट्स पढ़ने का होता है. थोड़ा मैं फास्ट जाऊंगा. ये मटेरियल जो होगा वो आपके ऐप में अपलोडेड होगा. आप ऐप में चाहे तो उसको एड्रेस देख सकते हो, लिंक देख सकते हो, और मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी ये रहेगा सर. ठीक है, आप चेक कर सकते हो. तो नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन में सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ कंपनी. अल्टीमेटली मान लो अगर एक नॉन रेसिडेंट देखना है तो सर नॉन रेसिडेंट का स्टेटस चेक करना पड़ेगा कि कब कोई नॉन रेसिडेंट माना जाएगा. तो नॉर्मली आपको पता है इंडिविजुअल इंडिया में नॉन रेसिडेंट कब होगा? इफ ही स्टेइंग फॉर लेस देन 182 डेज और इफ ही स्टेइंग फॉर लेस देन 60 डेज एंड लास्ट 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस इयर्स लेस देन 365 डेज. तो इनमें से अगर वो कोई भी, अगर इनमें से वो दोनों कंडीशन फुलफिल कर लेता है, 182 से भी कम है और दूसरा सिचुएशन में 60 से कम है या फिर 365 लास्ट 4 साल से कम है, तो वो इंडिया में नॉन रेसिडेंट माना जाएगा. लेकिन जब हम बात करते हैं कंपनी का, कंपनी इंडिया में कब नॉन रेसिडेंट होता है? इफ कंपनी इंडिया में कब नॉन रेसिडेंट होता है सर? सबसे पहले सर अगर वो कंपनी इंडियन कंपनी नहीं है और उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट में इंडिया के बाहर है, तब जाके वो कंपनी नॉन रेसिडेंट होगा. यानी कि कंपनी रेसिडेंट कब होगा? इफ दैट कंपनी इज एन इंडियन कंपनी. अगर वो कंपनी इंडिया का रेसिडेंट है, आई मीन अगर वो कंपनी इंडिया का है, इंडियन कंपनी है, इंकॉर्पोरेटेड एज पर कंपनी लॉ इन इंडिया है, तो वो कंपनी इंडियन कंपनी है और इंडियन कंपनी हमेशा इंडिया का रेसिडेंट माना जाएगा. या फिर अगर उसका कंपनी का पोएम इंडिया में, यानी कि प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट अगर इंडिया में है, ऑल्दो वो एक इंडियन कंपनी नहीं है, एक फॉरेन कंपनी है, बट उसकी प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में, तो भी वो रेसिडेंट माना जाएगा. लेकिन अगर उसका प्लेस ऑफ मैनेजमेंट इंडिया के बाहर है तो वो नॉन रेसिडेंट माना जाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड. तो एक आपको चेक करना पड़ता है कि वो इंडियन कंपनी है कि नहीं है, और दूसरा आपको चेक करना पड़ता है कि उसका पोएम इंडिया में है कि नहीं है. तो सर इंडियन कंपनी है कि नहीं है और उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है कि नहीं है, तो ये दोनों में से कोई भी एक कंडीशन वो अगर फुलफिल करेगा तो उसका रेसिडेंशियल स्टेटस हमेशा इंडिया ट्रिगर करेगा. पोएम का मीनिंग क्या होता है? प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, दैट इज प्लेस वे की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजंस नेसेसरी फॉर कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द एंटिटी एज अ होल आर इन सब्सटेंस मेड. तो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, दैट इज द प्लेस वेयर की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजंस नेसेसरी फॉर कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द एंटिटी एज अ होल आर इन सब्सटेंस मेड. तो जहां पे आपका ओवरऑल कमर्शियल डिसीजंस जो बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, नेसेसरी होता है एज अ होल, आर इन सब्सटेंस मेड. यानी जहां पे मेजर डिसीजंस जहां से ली जा रही है ओवरऑल कंपनी के लिए, एंटिटी एज अ होल के लिए, वो प्लेस को जहां पे नेसेसरी मैनेजमेंट डिसीजंस एंड कमर्शियल डिसीजंस कंपनी को रन करने के लिए लिया जाता है, वही पे प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट माना जाता है. अब इस प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट को मैं थोड़ा सा और डिग इन करूँ ना, तो इसमें
पोएम के गाइडलाइंस है जो सीबीडीटी इशू करके रखा है। अब देखो, पूछने को तो ये जनरली आपके एग्जाम में नहीं आता है, बट क्या पता आपके एग्जाम में पूछ ले किसी भी टर्म में, तो एक बार आप बेसिक नॉलेज लेके जाओ, बहुत सिंपल है। यहां पे हमें एक पैरामीटर चेक करना पड़ता है, एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया। क्या चेक करना पड़ता है? एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया। हमें एक पैरामीटर चेक करना पड़ता है और वो पैरामीटर का नाम है एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू चेक वेदर दैट कंपनी इज हैविंग एनी एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया। अगर आप ये पैरामीटर प्रूफ कर दिए कि इस कंपनी का तो एक्टिव बिजनेस इंडिया के बाहर है, तो फिर इसका पोएम इंडिया में नहीं होगा, इसका पोएम इंडिया के बाहर होगा। बट अगर आप प्रूफ नहीं कर पाए कि इसकी एक्टिव बिजनेस इंडिया के बाहर है, देन आपको इसका इंडिया का आपको इसका प्लेस ऑफ एक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में ही मानना पड़ेगा। अ कंपनी सेट टू बी एंगेज्ड इन एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया इफ इट फुलफिल्स क्यूमुलेटिवली द फॉलोइंग कंडीशंस। अगर वो फॉलोइंग कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है तो सर वो एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया माना जाएगा। तो इसमें 4 मेन पैरामीटर आपको चेक करनी पड़ती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चेक करना है कि अगर उसकी एक्टिव बिजनेस है, अगर वो उसका बिजनेस में एक्टिवनेस है, तो मतलब उसका जो पैसिव इनकम है वो मैक्सिमम 50% होगा या उस टोटल इनकम का लेस देन 50% होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। यानी पैसिव इनकम 50% से ज्यादा टोटल इनकम का नहीं होना चाहिए। इट शुड बी 50% और लेस ऑफ द टोटल इनकम। व्हाट डू यू मीन बाय पैसिव इनकम? अब पैसिव इनकम में ये आ जाता है कि कोई भी अगर एंटरप्राइज इफ दे आर एंटरिंग इनटू एनी ट्रांजैक्शन विद देयर एसोसिएट एंटरप्राइजेस, राइट, तो वो इनकम, वहां से जो इनकम आ रहा है उसको भी हम पैसिव इनकम मानेंगे। एंड द सेकंड इनकम इज रॉयल्टी, फी फॉर रॉयल्टी, डिविडेंड एंड कैपिटल गेन्स एंड इंटरेस्ट। अगर कोई रॉयल्टी इनकम आ रहा है, कोई फी फॉर कैपिटल गेन इनकम आ रही है, डिविडेंड इनकम आ रही है, इंटरेस्ट इनकम आ रही है, या रेंटल इनकम आ रहा है, चाहे उसमें एसोसिएट एंटरप्राइज हो या नहीं हो, तो ये इनकम भी क्या माना जाता है? पैसिव इनकम माना जाता है। लेकिन ध्यान रहे, जो बैंकिंग बिजनेस में है और जो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, उनके लिए इंटरेस्ट इनकम पैसिव इनकम नहीं होगा, उनके लिए इंटरेस्ट इनकम ऑपरेशनल इनकम हो जाएगा, एक्टिव बिजनेस इनकम हो जाएगा। तो नॉर्मली डिविडेंड देखते हैं, कैपिटल गेन देखते हैं, रॉयल्टी देखते हैं, इंटरेस्ट देखते हैं और रेंटल इनकम देखते हैं, वेदर इट इज विद एसोसिएट एंटरप्राइजेस और नॉट। और बाद बाकी ट्रांजैक्शंस के लिए इफ एनी इनकम इज राइजिंग वेयर बोथ परचेज एंड सेल, ये दोनों के दोनों इज फ्रॉम या टू इट्स एसोसिएट एंटरप्राइज, बोथ परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स इज फ्रॉम या टू इट्स एसोसिएट एंटरप्राइज, यानी कि दोनों परचेज और सेल जो है वो एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में हो रहा है, ठीक है। वेयर बोथ द परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स इज फ्रॉम और टू इट्स एसोसिएट एंटरप्राइजेस, तो ये पैसिव इनकम माना जाता है। तो ये जो पैसिव इनकम कंपोनेंट है ये आपके टोटल इनकम का 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर ये 50% से ज्यादा होगा तो आप एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया नहीं है, ठीक है। तो पैसिव इनकम वाला एक पॉइंट है। दूसरा सर, फिर हमें चेक करना पड़ता है कि हमारा जो टोटल एसेट्स, जो हमारा टोटल एसेट्स है, जितने भी टोटल एसेट्स है, उसका टोटल एसेट्स का 50% से कम, लेस बोले, लेस 50% नहीं, 50% से कम उसका टोटल एसेट जो हमारा एंटरप्राइज का है वो इंडिया में 50% से कम होना चाहिए। यानी कि 50% से कम इंडिया में 48 है, 49 है, चलेगा, 50 से कम होना चाहिए। सिमिलरली मेरा जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है वो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का लेस देन 50% ऑफ नंबर्स इंडिया में सिचुएटेड होना चाहिए या फिर वो इंडिया के रेसिडेंट होना चाहिए, लेस देन 50%। यानी मान लो किसी कंपनी का 500 एम्प्लॉय है तो उसका 250 से कम एम्प्लॉय इंडिया में सिचुएटेड होने चाहिए या इंडिया के रेसिडेंट होने चाहिए। अगर 250 और मोर हो गया तो एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया नहीं है, क्योंकि उसका मेजर एम्प्लॉय तो इंडिया बेस्ड है, इंडियन ही रेसिडेंट है। नेक्स्ट आता है कि वॉटेवर ये एम्प्लॉइज को हम पेमेंट करते हैं, पेमेंट क्या करते हैं एम्प्लॉइज को? पेरोल एक्सपेंसेस, सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, वेजेस हो गया, कि ये जो पेरोल एक्सपेंसेस हम पेमेंट करते हैं इन एम्प्लॉइज को जो हम पेरोल एक्सपेंसेस इंकर करते हैं वो लेस देन क्या है? 50% ऑफ इट्स टोटल पेरोल एक्सपेंडिचर, ठीक है, इज लेस देन 50% ऑफ इट्स टोटल पेरोल एक्सपेंडिचर। यानी कि सर मेरा पेरोल जो एक्सपेंसेस इंकर किया जाता है मेरा इन एम्प्लॉइज के लिए, जो इंडियन एम्प्लॉइज है, इसमें लेस देन मेरा क्या है? 50%, ठीक है, लेस देन क्या है? 50%। तो पेरोल एक्सपेंसेस इंकर्ड ऑन सच एम्प्लॉइज आर लेस देन 50% ऑफ इट्स टोटल पेरोल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो पेरोल एक्सपेंसेस इंकर्ड ऑन सच एम्प्लॉइज आर लेस देन 50% ऑफ इट्स टोटल पेरोल एक्सपेंडिचर। मतलब कि सिंपल है कि इन इंडियन एम्प्लॉइज के लिए जो इंडिया में सिचुएटेड भी है, मेरा जो भी पेरोल एक्सपेंस लगा है वो टोटल पेरोल एक्सपेंसेस का 50% से कम है, ठीक है।
यानी मान लो तुम्हारा इंडियन एम्प्लॉयज के लिए 10 करोड़ लगा है, जबकि तुम्हारा एक्चुअल पेरोल कॉस्ट जो है वो मान लो तुम्हारा 30 करोड़ है, तो 30 करोड़ का 50% कितना हुआ, 15 करोड़ हो गया। हाँ सर, 50% से कम ही मेरा इंडियन एम्प्लॉयज पे लगा है, तो पेरोल एक्सपेंसेस जो इन एम्प्लॉयज पे लगा है वो लेस देन 50% है। तो एक हो गया आपका पैसिव इनकम क्राइटेरिया, एक हो गया आपका टोटल एसेट क्राइटेरिया, एक हो गया आपका टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज क्राइटेरिया, और एक हो गया आपका पेरोल एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन सच एम्प्लॉयज क्राइटेरिया। अगर वो 50% से कम है तो फिर हम मानेंगे कि ये एक तरीके से क्या है, एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया का टेस्ट मीट हो गया है सर। ठीक है, तो कंपनीज इफ इज फुलफिलिंग द टेस्ट ऑफ एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया देन द पोएम विल बी कंसिडर्ड टू बी आउटसाइड इंडिया ओनली। इफ द मेजॉरिटी बोर्ड मीटिंग्स, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो मीटिंग्स होता है they are held outside India, then poem will also be considered to be outside India. But if the de facto decision making authority is not BOD, मतलब काफी बार होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कमिटी को पावर देके रखा कि यू टेक द डिसीजन, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का आपको मीटिंग नहीं देखना है। अगर डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज नॉट द BOD बट द इंडियन पेरेंट ऑन रेसिडेंट, मतलब मान लो उसका जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है वो BOD नहीं है बट उनका इंडियन पेरेंट कंपनी है या फिर कोई इंडियन रेसिडेंट है, फिर वो पोएम इंडिया हो जाएगा। यानी कि सर कहीं भी तरीके से डिसीजन पावर इंडिया के पास नहीं होना चाहिए। अगर डिसीजन पावर इंडिया के पास है, मतलब इनडायरेक्टली इंडियन कंपनी ही चला रहा है, इंडिया के डिसीजंस वहां पे इन्फ्लुएंस किए जा रहे हैं, तो वो एक तरीके से रेसिडेंशियल स्टेटस उसका इंडिया में अट्रैक्ट हो जाएगा। अब आते हैं कि जिन कंपनीज का फुलफिल नहीं हो रहा है ये ABOI टेस्ट, मतलब बहुत कंपनीज ऐसा होता है जिनका एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है, मतलब ऐसा भी हो सकता है 50% या उससे ज्यादा पैसिव इनकम है, तो फिर आप ABOI टेस्ट में फॉल नहीं करोगे। तब वहां पे क्या चेक किया जाता है, फिर हमें आइडेंटिफिकेशन करनी पड़ती है कि अल्टीमेटली हु इज द मैनेजमेंट और वेयर द डिसीजंस आर एक्चुअली हैपनिंग, कौन है और कहां से ले रहा है, हु एंड वेयर, ये अपने को पूछना पड़ता है। हु एक्चुअली मेक्स द की मैनेजमेंट डिसीजंस एंड कमर्शियल डिसीजंस फॉर कंडक्ट ऑफ द कंपनीज बिजनेस एज अ होल, अल्टीमेटली कंपनी की बिजनेस कहां से कंडक्ट हो रही है, कंपनी कहां से डिसीजंस ले रहा है, एंड कहां, मतलब हु इज एक्चुअली टेकिंग एंड कहां से ले रहा है, सिंपल, हु इज एक्चुअली टेकिंग द डिसीजंस एंड फ्रॉम वेयर द डिसीजंस आर मेड। तो ये हमें चेक करना पड़ता है। अगर इन केस आपका एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया वाला टेस्ट मीटअप नहीं हो रहा है तो यू विल नीड टू चेक हु मेक्स दिस डिसीजंस फॉर द कंडक्ट of the business and from where these decisions are in fact made। तो ये होता है आपका stage 1 and stage 2 in case you are not falling in the criteria of active business outside India। ठीक है बेटा, तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेना नॉन रेसिडेंट बनने के लिए। रेसिडेंट बनने के लिए कंपनीज के केस में पोएम इंपॉर्टेंट होता है और पोएम के कुछ एक बेसिक चीज मैंने आपको यहां पर समझा दिया। अब आओ एकदम फटाफट, बहुत ज्यादा नहीं, इसमें ज्यादा देर नहीं लगाएंगे, फटाफट अपने स्पेशली कौन कौन सी इनकम नॉन रेसिडेंट्स के लिए एग्जेम्प्ट होता है, यानी वो स्पेशल सिचुएशंस में सेक्शन 10 ने अलग अलग सिचुएशंस कार्व आउट किया और उसमें आपका जो इनकम है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, पहला है अपना सेक्शन नंबर 10 क्लॉज 4। ठीक है, इसमें क्या है, इंटरेस्ट ऑन मनी स्टैंडिंग टू द क्रेडिट इन अ नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, यानी कि कोई भी NRE अकाउंट में, आई रिपीट, कोई भी NRE अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन मनी स्टैंडिंग टू द क्रेडिट इन अ NRE अकाउंट ऑफ एन इंडिविजुअल इन एनी बैंक इन इंडिया एज पर द FEMA एक्ट 1999, यानी कोई भी इंटरेस्ट है स्टैंडिंग टू द क्रेडिट इन अ NRE अकाउंट ऑफ एन इंडिविजुअल इन एनी बैंक इन इंडिया एज पर द FEMA एक्ट 1999। तो FEMA एक्ट 1999 के हिसाब से अगर किसी का कोई क्रेडिट बैलेंस है नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट में, तो इंटरेस्ट ऑन द मनी जो उसमें क्रेडिट बैलेंस आएगा उस पर इंटरेस्ट इनकम क्या हो जाएगा, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। यानी NRE अकाउंट में अगर कोई नॉन रेसिडेंट बैलेंस मेंटेन कर रहा है उस पर जो इंटरेस्ट इनकम आएगा दैट विल बी एग्जेम्प्ट। इट इज अवेलेबल टू एनी इंडिविजुअल जो कि इंडिया का रेसिडेंट नहीं है, वो इंडिया के बाहर रेसिडेंट है, एंड और एन इंडिविजुअल हु इज परमिटेड टू मेंटेन दिस अकाउंट बाई RBI, इनको भी एग्जेम्पशन मिलेगा। स्पेशली कुछ कुछ सीफारर्स होते हैं जिनको ये अकाउंट मेंटेन करने के लिए पावर दी गई है बाय RBI, तो उनके हाथ में भी इनकम एग्जेम्प्ट है और नॉन रेसिडेंट्स के हाथ में तो इनकम एग्जेम्प्ट ही है सर। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्शन 10(4)(c), एक नॉन कॉर्पोरेट नॉन रेसिडेंट हो गया अदर देन कॉर्पोरेट्स या फिर एक फॉरेन कंपनी हो गया। इफ एनी काइंड ऑफ
rupee denominated bonds has been issued to these foreign companies or non-corporate non-residents between फर्स्ट 17 सितंबर 2018 टू 31 मार्च 19। तो उस बॉन्ड्स पे जो भी इंटरेस्ट इनकम इनको आएगा, हमेशा इनकम को ध्यान दो, क्या इनकम आएगा? इंटरेस्ट इनकम आएगा, जो कि इंडियन कंपनी पे कर रही है या कोई बिजनेस ट्रस्ट पे कर रहा है फॉर द मनीज बोरोड फ्रॉम अ सोर्स आउटसाइड इंडिया बाय वे ऑफ इशू ऑफ रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो वो इंटरेस्ट इनकम भी इनके हाथ में क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट फ्रॉम दिस रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड। सेक्शन 10(4)(d) एक स्पेसिफाइड फंड जो होता है, जैसे ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड जो होता है, उनको जो भी इनकम मिलेगा बाय द स्पेसिफाइड फंड वो क्या हो जाएगा? टोटली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन 10(4)(e). सेक्शन 10(4)(e) किसके ऊपर एप्लीकेबल है? एक नॉन रेसिडेंट के ऊपर एप्लीकेबल है, और यहां पे एप्लीकेबल हो जाता है आपका मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। यहां पे इस बार मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। तो मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में जैसे कि इफ एनी इनकम इज अराइजिंग as a result of transfer of any non deliverable forward contracts, कोई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स जो नॉन डिलीवरेबल या ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स या ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स, इस बार फाइनेंस एक्ट 2025 में इसको ऐड किया गया है। ओवर द काउंटर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स को भी ट्रांसफर करने पे जो इनकम आएगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। या कोई भी इनकम डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है ऑन ऑफशोर डेरिवेटिव एंटर्ड इनटू विद एन ऑफशोर बैंकिंग यूनिट ऑफ आईएफएससी। तो आईएफएससी यूनिट एक बैंकिंग यूनिट है, उसने कोई ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स पे किसी नॉन रेसिडेंट को कोई भी इनकम डिस्ट्रीब्यूट किया बाय वे ऑफ डिविडेंड, तो वो भी नॉन रेसिडेंट के हाथ में क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इट विल बी स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ नॉन रेसिडेंट। तो ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स जो है वो एक नया पॉइंट ऐड हुआ है सेक्शन नंबर 10(4)(e) में। नेक्स्ट 10(4)(f). सर यहाँ पे नॉन रेसिडेंट अगर कोई रॉयल्टी कमा रहा है या इंटरेस्ट कमा रहा है, क्यों कमा रहा है सर? बिकॉज ऑफ एनी लीजिंग ऑफ एयरक्राफ्ट और अ शिप पेड बाई एनी आईएफएससी यूनिट। और ये यूनिट कब कमेंस हो जाना चाहिए? इसमें भी अमेंडमेंट आई है, ये पहले 2025 था, उसको 2030 तक कर दिया है। अगर आईएफएससी यूनिट से अगर कोई भी तरीके से रॉयल्टी इनकम आ रहा है, इंटरेस्ट इनकम आ रहा है बाय अ नॉन रेसिडेंट, ठीक है, तो एनी इनकम बाय वे ऑफ रॉयल्टी इंटरेस्ट ऑन अकाउंट ऑफ लीज ऑफ एन एयरक्राफ्ट पेड बाय आईएफएससी यूनिट। तो आईएफएससी यूनिट को अगर कोई भी तरीके से उन्होंने पेमेंट किया एक नॉन रेसिडेंट को रॉयल्टी इनकम या इंटरेस्ट इनकम बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ एयरक्राफ्ट और अ शिप, बिकॉज ऑफ एयरक्राफ्ट और अ शिप, तो ये नॉन रेसिडेंट के हाथ में क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और ये एग्जेम्पशन कब तक एप्लीकेबल है? 2030 तक एप्लीकेबल है। सिमिलरली एक नॉन रेसिडेंट अगर कोई इनकम कमा रहा है बाय अ नॉन रेसिडेंट, एन इनकम रिसीव्ड बाय नॉन रेसिडेंट फ्रॉम portfolio of securities or financial products or funds managed or administered by any portfolio manager on behalf of the non-resident। यानी मान लो एक नॉन रेसिडेंट इंडिया में कोई सिक्योरिटीज से कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स या फंड्स मैनेज्ड और एडमिनिस्टर्ड बाय एनी पोर्टफोलियो मैनेजर ऑन बिहाफ ऑफ द नॉन रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट के बिहाफ में कोई पोर्टफोलियो मैनेजर जो है इनकम कमा रहा है, or such activities carried out by such person as may be notified by the government in an account maintained with an offshore banking unit in any IFSC unit। और मान लो कि वो ये जो काम कर रहा है वो एक ऑफशोर बैंकिंग यूनिट में अकाउंट के थ्रू ये काम कर रहा है, then to such extent such income or accrues outside India and it is not deemed to accrue or arise in India। मतलब ऑफशोर बैंकिंग यूनिट में अगर वो मेंटेन कर रहा है अपना सारा अकाउंट और उसमें एक्टिविटी कैरी आउट हो रही है, तो इससे जो भी इनकम आएगा will not be taxable in India, it will be exempt in the hands of non-resident। सर क्या आपके एग्जाम में यहाँ से कुछ क्वेश्चंस पॉसिबल है? देखो ट्रेंड के हिसाब से एग्जेम्पशन से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन ज़्यादातर कहाँ से आता है? नॉन रेसिडेंट इंडियंस वाला पार्ट जो है, एनआरआई वाला पार्ट जो है, स्पेशली कैपिटल गेन का जो कन्वर्जन वाला पार्ट जो है उसमें बहुत क्वेश्चन आता है। जब आपको मैं प्रैक्टिस कराऊंगा टीडीएस रेट्स और नॉन रेसिडेंट्स, इसमें भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। जब मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा तब आपको समझ में आएगा हाँ सर यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 10(4)(h), ये एप्लीकेबल है किसके लिए? एक नॉन रेसिडेंट के लिए एप्लीकेबल है और एक आईएफएससी यूनिट के भी एप्लीकेबल है जो कि एंगेज्ड है इन द बिजनेस ऑफ लीजिंग ऑफ एयरक्राफ्ट। ठीक है, तो आईएफएससी यूनिट जो कि बिजनेस ऑफ एयरक्राफ्ट लीजिंग में है या नॉन रेसिडेंट, इनके इनकम पे ये एग्जेम्प्ट होता है। क्या है सर ये? 10(4)(h। आइए चेक करिए 10(4)(h। Any income by way of capital gain on transfer of equity shares of a domestic company being a unit of IFSC। तो एक कंपनी एक आईएफएससी यूनिट का शेयर अगर ट्रांसफर किया जा रहा है, ओके, जो कि एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ एयरक्राफ्ट विच हैज कमेंस्ड ऑपरेशंस ऑन और बिफोर 31 मार्च 20।
2030। तो 2030 के पहले उसने ऑपरेशंस कमेंस कर दिया। उस आईएफएससी यूनिट का शेयर कभी भी कोई भी ट्रांसफर करेगा तो उस पर कैपिटल गेन जो होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और ये जो एग्जेम्पशन है फ्रॉम कैपिटल गेन इज अवेलेबल फॉर 10 असेसमेंट ईयर्स। ये जो एग्जेम्पशन होगा ना, ये 10 असेसमेंट ईयर्स के लिए एप्लीकेबल होगा, फ्रॉम द ईयर स्टार्टिंग विच द डोमेस्टिक कंपनी हैज कमेंस्ड ऑपरेशंस, और फ्रॉम असेसमेंट ईयर 24-25 where the period of 10 assessment years ends before 1st अप्रैल 2034। यानी इसका जो लास्ट डेट होगा ये होगा 1 अप्रैल 2034। अगर फ्रॉम असेसमेंट ईयर 24-25 है तो बट ऑब्वियस 10 साल कब एंड होगा, 1 अप्रैल 2034 में। तो सर यहाँ पे 10 साल आपको इसका एग्जेम्पशन मिलेगा। यानी ये एग्जेम्पशन कितना साल के लिए आया है, ये 10 साल के लिए आया है। अगर आपकी ऑपरेशंस कमेंस कब तक हो जाती है, 31 मार्च 2030 के पहले आपकी ऑपरेशंस कमेंस हो जाती है, तो आप बाद में शेयर अगर बेचते भी उस आईएफएससी यूनिट का जो कि एंगेज्ड है इन लीजिंग ऑफ एयरक्राफ्ट, तो गवर्नमेंट आपके हाथ में कैपिटल गेन इनकम एग्जेम्प्ट कर देगी। ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बहुत बार 10-6 में, कि कोई इंडिविजुअल है जो इंडिया का सिटीजन नहीं है और उसको रेम्यूनरेशन मिल रहा है इंडिया में, बीइंग अ फॉरेन डिप्लोमेट और अ कॉन्सुलेट और देयर स्टाफ। ठीक है, वो इंडिया में आया, कोई रेम्यूनरेशन कमा रहा है फॉरेन गवर्नमेंट से, तो रेम्यूनरेशन इज टोटली एग्जेम्प्टेड इन द हैंड्स ऑफ द इंडिविजुअल हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया। कंडीशन क्या है, द रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय आवर कॉरेस्पॉन्डिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रेसिडेंट इन सच कंट्री शुड आल्सो बी एग्जेम्प्ट। हमारे जब इंडिया के लोग वहां जाके काम करते हैं, वहां जाके ऑपरेशंस करते हैं, वहां जाके कमाते हैं, हम उनको पेमेंट करते हैं, तो वहां वाली कंट्री हमारे देश के लोगों से टैक्स नहीं ले रही है, हम भी उनके देश के लोगों से टैक्स नहीं लेंगे। यानी कि दोनों का जो होना चाहिए, हम लोग का जो रेसिप्रोकल प्रिंसिपल है वो फॉलो होना चाहिए। द मेंबर ऑफ द स्टाफ शुड बी द सब्जेक्ट्स ऑफ द रिस्पेक्टिव कंट्रीज एंड शुड नॉट बी एंगेज्ड इन एनी अदर बिजनेस और प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। वो मतलब उसी पर्टिकुलर कंट्री के ही लिए काम करने चाहिए, वो कुछ भी अपना और तरीके का कोई बिजनेस एक्टिविटी इंडिया में नहीं करने चाहिए, तब जाके उनकी इनकम क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है सर, इंडिविजुअल सैलरीड इंडिविजुअल नॉट बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया ऑफ अ फॉरेन एंटरप्राइजेस। अगेन एक सैलरीड इंडिविजुअल है, वो इंडिया का सिटीजन नहीं है, एक फॉरेन एंटरप्राइज का वो इंडिविजुअल है। तो यहां पर हम क्या बात करेंगे, रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय अ फॉरेन नेशनल एज एन एम्प्लॉय ऑफ अ फॉरेन एंटरप्राइज फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड बाय हिम ड्यूरिंग हिज स्टे इन इंडिया। मतलब सर अगर कोई फॉरेन नेशनल है, फॉरेन कंट्री का नेशनल है, वो एज ए एम्प्लॉय इंडिया में काम कर रहा है और इंडिया में सर्विस दिया, उसके लिए उसको रेम्यूनरेशन मिला, तो वो रेम्यूनरेशन भी इंडिया में क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, इफ दैट फॉरेन एंटरप्राइज इज नॉट एंगेज्ड इन एनी ट्रेड और बिजनेस इन इंडिया। वो फॉरेन एंटरप्राइज जिसके लिए मैं काम कर रहा हूं, मैं इंडिया में कोई ट्रेड नहीं कर रहा हूं, इंडिया में कोई बिजनेस नहीं कर रहा हूं, एंड द स्टे ऑफ दैट इंडिविजुअल हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया डज नॉट एक्सीड 90 डेज इन एग्रीगेट इन द प्रीवियस ईयर। 90 डेज से ज्यादा उसका इंडिया में स्टे नहीं है, एंड ये जो रेम्यूनरेशन है इस पे कोई टीडीएस भी लायबल टू बी डिडक्टेड नहीं है। रेम्यूनरेशन इज नॉट लायबल टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द इनकम ऑफ द एम्प्लॉयर चार्जेबल अंडर द आईटी एक्ट। यानी कि अल्टीमेटली जो एम्प्लॉयर उसको पेमेंट कर रहा है वो इस सैलरी का कोई भी तरह का डिडक्शन क्लेम नहीं कर रहा है, तभी जाके वो सैलरी इनकम भी सामने वाले के लिए क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उसके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक फॉरेन शिप में जो इंडिविजुअल है, सैलरीड एम्प्लॉय है और वो इंडिया का सिटीजन नहीं है, जो शिप में काम करता है, तो सैलरी रिसीव्ड बाई और ड्यू फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड इन कनेक्शन विद द एम्प्लॉयमेंट इन अ फॉरेन शिप इफ हिज टोटल स्टे इन इंडिया डज नॉट एक्सीड 90 डेज। मैं 90 डेज से ज़्यादा इंडिया में नहीं टाइम स्पेंड किया और मेरा जो शिप है फॉरेन शिप है और मैं उसमें सैलरी रिसीव कर रहा हूँ फॉर द सर्विसेज विच आई हैव प्रोवाइडेड इन कनेक्शन विद एन एम्प्लॉयमेंट ऑन अ फॉरेन शिप, मेरी टोटल स्टे 90 डेज से ज़्यादा नहीं है इंडिया में, तो मेरे लिए भी वो इनकम सैलरी वाला एग्जेम्प्ट है। सिमिलरली मैं अगर किसी गवर्नमेंट ऑफ अ फॉरेन स्टेट का इंडिविजुअल सैलरीड एम्प्लॉय हूं एंड मैं कोई इंडिया का सिटीजन नहीं हूं, आई एम नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, आई एम एन इंडिविजुअल सैलरीड एम्प्लॉय ऑफ अ गवर्नमेंट ऑफ अ फॉरेन स्टेट, तो सेम चीज है, रेम्यूनरेशन रिसीव्ड एज एन एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन स्टेट ड्यूरिंग हिज स्टे इन इंडिया इन कनेक्शन विथ हिज ट्रेनिंग इन एनी गवर्नमेंट ऑफिस, स्टेट अंडरटेकिंग, कॉर्पोरेशन, रजिस्टर्ड सोसाइटी। तो रेम्यूनरेशन जो रिसीव हो रहा है एज ए एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द फॉरेन स्टेट ड्यूरिंग हिज स्टे इन इंडिया इन कनेक्शन विथ हिज ट्रेनिंग इन एनी गवर्नमेंट ऑफिस और रजिस्टर्ड सोसाइटी और स्टेट अंडरटेकिंग। ठीक है, तो रेम्यूनरेशन अगर
गवर्नमेंट एम्प्लॉय के फॉरेन स्टेट को गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रहा है बिकॉज वो ट्रेनिंग ले रहा है किसी सरकारी दफ्तर पर, स्टेट अंडरटेकिंग पे या सोसाइटी में, तो उसके लिए उसको जो रेम्युनरेशन मिलेगा उसका इनकम इंडिया में एग्जेम्प्ट हो जाएगा सर। ठीक है, ये बात आप गाइस याद रखिएगा। ठीक है, अब देखो सारा चीज कराना पॉसिबल नहीं है, कुछ आप एक बार अपने आप से कर लेना, मैंने दे के सब कुछ आपको रखा है। अब जैसे देखो 10-15 में, ठीक है 10-15 क्या है, बैंक इनकॉर्पोरेटेड, बैंक इनकॉर्पोरेट 10-15 में कुछ स्पेशल नॉन रेसिडेंट के इनकम्स है जो एग्जेम्प्टेड है। बैंक इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया मतलब ये फॉरेन बैंक का इनकम है, एंड ऑथराइज टू परफॉर्म सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन इन दैट कंट्री। ठीक है, मतलब वो उस कंट्री में सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन, सेंट्रल बैंक के फंक्शंस को परफॉर्म कर सकता है। तो इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स मेड बाय अ फॉरेन बैंक विद अ शेड्यूल्ड बैंक विद अप्रूवल ऑफ आरबीआई, मतलब फॉरेन बैंक का कुछ डिपॉजिट्स अगर इंडियन बैंक में है, उससे उनको कोई इंटरेस्ट इनकम आ रहा है, तो वो इंटरेस्ट इनकम उस फॉरेन बैंक के लिए क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इंटरेस्ट इनकम पे उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जो कि वो इंडियन बैंक डिपॉजिट से अराइज कर रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली सर 10-15 में ये भी है सर, नॉन रेसिडेंट को भी एग्जेम्पशन मिलेगा, या इंडिविजुअल एचयूएफ बीइंग अ आरएनओआर, एक आरएनओआर को भी इसका एग्जेम्पशन मिलेगा। क्या क्या है सर, इंटरेस्ट पेबल बाय एनी बैंक ऑन डिपॉजिट इन फॉरेन करेंसी वेयर द एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट इज ड्यूली अप्रूव्ड बाय आरबीआई, मतलब कोई इंडियन बैंक ने डिपॉजिट एक्सेप्ट कर लिया किसी नॉन रेसिडेंट से या किसी आरएनओआर से, और उसमें इंटरेस्ट इनकम किसको मिल रहा है, इन दोनों को मिल रहा है, और शेड्यूल्ड बैंक डज नॉट इंक्लूड कोऑपरेटिव बैंक। तो ये शेड्यूल्ड बैंक जो है अगर ये पेमेंट कर रहा है, यानी गवर्नमेंट बैंक पेमेंट कर रहा है, तो इस पर कोई इंटरेस्ट इनकम का की टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट मेड आफ्टर दिस डेट इन एन ऑफशोर बैंकिंग यूनिट, अगर किसी ऑप्शन मतलब आईएफएससी यूनिट में जो बैंकिंग ऑपरेशंस होता है, अगर वहां पे तुमने कोई डिपॉजिट किया, उससे जो तुमको इंटरेस्ट आ रहा है, तो नॉन रेसिडेंट के लिए गवर्नमेंट ने स्पेशल एग्जेम्पशन दे के रखा है सर। ठीक है, सिमिलरली ये ऑफशोर बैंकिंग यूनिट है। सिमिलरली इंटरेस्ट पेबल बाय यूनिट इन आईएफएससी फॉर मनीज बोरोड ऑन और आफ्टर 1 सितंबर 19, ये भी नॉन रेसिडेंट के लिए क्या हो जाएगा, ये भी नॉन रेसिडेंट के लिए जो आईएफएससी यूनिट से इंटरेस्ट आ रहा है उसके लिए एग्जेम्प्ट हो जाएगा सर। ठीक है, फिर है बेटा 10-15 भी फॉरेन कंपनी के लिए हम बात करेगा। फॉरेन कंपनी क्या करता है, फॉरेन कंपनी इंडिया में जो है क्रूज शिप्स रेंट पे देता है और उससे रेंटल इनकम आता है। तो फॉरेन कंपनी अगर लीज रेंटल कमा रहा है ऑफ क्रूज शिप्स रिसीव्ड फ्रॉम एनी स्पेसिफाइड कंपनी विच ऑपरेट सच शिप्स इन इंडिया, यानी ठीक है, अब इंडिया में जो शिप्स ऑपरेटिंग शिपिंग कंपनीज है वो फॉरेन कंपनी से क्या ले रहा है, क्रूज शिप्स ले रहा है। तो फॉरेन कंपनी का अल्टीमेट शिप किधर यूज हो रहा है, इंडिया में हो रहा है, तो फॉरेन कंपनी का तो अब इनकम टैक्स इंडिया में कर देंगे। बट गवर्नमेंट बोलेगा ऐसा अलाउड नहीं है भाई, अगर फॉरेन कंपनी का इनकम है फ्रॉम लीज रेंटल ऑफ क्रूज शिप्स रिसीव फ्रॉम स्पेसिफाइड कंपनी विच ऑपरेट सच शिप्स इन इंडिया प्रोवाइडेड सच फॉरेन कंपनी एंड द स्पेसिफाइड कंपनी आर द सब्सिडरीज ऑफ द सेम होल्डिंग कंपनी। क्या बोला है, क्या बोला है, क्या बोला है, यानी जो फॉरेन कंपनी इंडिया में लेट आउट कर रहा है क्या क्रूज शिप्स, और जिसको लेट आउट कर रहा है वो सेम होल्डिंग कंपनी का रिलेटेड, दे आर सब्सिडीज ऑफ द सेम होल्डिंग कंपनी, मतलब ग्रुप कंपनीज के बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है, तो फिर ये इनकम टैक्स इंडिया में नहीं लगेगा। और ये एग्जाम्पशन कब तक अवेलेबल है, असेसमेंट ईयर 2030-31 तक एप्लीकेबल है ये, सेक्शन 10 क्लॉज 15 बी, यानी कि फॉरेन कंपनी जो लीज रेंटल ऑफ क्रूज शिप से इनकम कमा रहा है फ्रॉम स्पेसिफाइड कंपनी विच ऑपरेट शिप्स इन इंडिया प्रोवाइडेड सच फॉरेन कंपनी एंड द स्पेसिफाइड कंपनी आर सब्सिडीज ऑफ द सेम पेरेंट कंपनी, तो ये एग्जाम्पशन अवेलेबल होगा असेसमेंट ईयर 30-31 तक। ठीक है सर, फिर आता है 1023 FBC एंड 1023 FE, ये सब जो है ना बेटा, और 10 ये सब आपको पढ़ाया गया है इन्वेस्टमेंट फंड में। ठीक है, ये आपको पढ़ाया गया है इन्वेस्टमेंट फंड में, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट में और बिजनेस ट्रस्ट में। ठीक है, आईएफ, इन्वेस्टमेंट फंड, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट और बिजनेस ट्रस्ट, ये सारे के सारे एग्जेम्पशंस वहां पे एप्लीकेबल होते हैं, जो कि आपको नॉन रेसिडेंट के साथ मैं यहाँ पे एक बार टच अपॉन दे रहा हूं। सेक्शन 1023 FBC एक स्पेसिफाइड फंड का यूनिट होल्डर है, एक स्पेसिफाइड फंड का यूनिट होल्डर है। ठीक है, यूनिट होल्डर कोई भी इनकम कमा रहा है बाय अ यूनिट होल्डर फ्रॉम दैट पर्टिकुलर फंड, और यूनिट ट्रांसफर करके इन दैट स्पेसिफाइड फंड वो जो भी इनकम कमा रहा है उस इनकम पे डायरेक्ट एग्जेम्पशन है, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। सर ये सब कुछ बिजनेस ट्रस्ट, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट एंड इन्वेस्टमेंट फंड, ये सारे के सारे वहां पे कॉन्सेप्ट्स वहां पे रिवाइज करवाए जाएंगे आपको अलग से। सिमिलरली यहाँ पे 1023 FE, ठीक है, 1023 FE इसमें कुछ चेंजेस आए हैं एक तो, ठीक है, इसमें आपको समझना पड़ेगा चेंजेस है यहाँ पर भी बेटा। ठीक है, आपको इसमें समझना पड़ेगा, इसमें यहाँ पे चेंजेस है। अगर एक स्पेसिफाइड पर्सन
किसके ऊपर ये एग्जेम्पशन एप्लीकेबल है? समझो बेटा, किसके ऊपर ये एग्जेम्पशन एप्लीकेबल है? एक स्पेसिफाइड पर्सन है, वो होली ओन्ड इंडियन सब्सिडरी है ऑफ अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी। मतलब बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टर्स है, जैसे कि एक तो हो गया अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी का होली ओन्ड सब्सिडरी, एक सॉवरेन वेल्थ फंड, इनको एग्जेम्पशन है, पेंशन फंड है, एक पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड है ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया एंड इट्स होली ओन्ड सब्सिडरी। ये लोग सब स्पेसिफाइड फंड में इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं और उससे बहुत सारा रिटर्न कमाते हैं, जिसको गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट करके रखा है। क्या? पहला डिविडेंड इनकम, दूसरा इंटरेस्ट इनकम, दूसरा कोई भी सम रेफर टू इन 56(2)(12), ठीक है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। बट यहां पर अगर आपको पता होगा अनलिस्टेड डेट सिक्योरिटीज, भले ही अनलिस्टेड भले ही लॉन्ग टर्म है, भले उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग ज्यादा है, बट उसको फिर भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के तौर पे 50AA में टैक्स किया जाता है। ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भले वो शॉर्ट टर्म कैप गेन है, बट ये वाला शॉर्ट टर्म कैप गेन के ऊपर भी एग्जेम्पशन है सर। आई रिपीट, ये जितने भी पर्सन है इनको 1023 FE में एग्जेम्पशन मिलता है। होली ओन सब्सिडरी ऑफ अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, सॉवरेन वेल्थ फंड, पेंशन फंड, पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड, ठीक है, इन सबको जो मिलता है एग्जेम्पशन मिलता है, इन सबको एग्जेम्पशन मिलता है, ठीक है। डिविडेंड इनकम पे एग्जेम्पशन मिलता है, इंटरेस्ट इनकम पे एग्जेम्पशन मिलता है, और एनी सम रेफर टू इन सेक्शन 56(2)(13) और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे एग्जेम्पशन मिलता है। वेदर और नॉट सच कैपिटल गेन इज डीम्ड एज शॉर्ट टर्म कैप गेन अंडर 50AA। वेदर और नॉट सच कैपिटल गेन इज डीम्ड एज शॉर्ट टर्म कैप गेन, मतलब सर भले ही वो लॉन्ग टर्म कैप गेन की तरह टैक्स नहीं होता है, वो 50AA में आपका अनलिस्टेड डेट सिक्योरिटीज, जो अनलिस्टेड डेट सिक्योरिटीज होता है, जो अनलिस्टेड डेट्स होते हैं, उस पे वो 50AA में एक डीम्ड STCG के अंदर आ गया है कि इस पे आपका डीम्ड STCG जो है लगेगा। भले ही वो STCG की तरह लग रहा है, बट उसके ऊपर भी गवर्नमेंट क्या दे के रखा है? एग्जेम्पशन दे के रखा है। इट इज अराइजिंग टू अ स्पेसिफाइड पर्सन, मतलब ये फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट मेड इन इंडिया वेदर इन द फॉर्म ऑफ डेट और अ शेयर कैपिटल और अ यूनिट। यानी इनके सारे इन्वेस्टमेंट्स इनकम को, चाहे वो डिविडेंड के फॉर्म पे हो, कि वो चाहे इंटरेस्ट के फॉर्म पे हो, कि चाहे वो किसी भी फॉर्म पे हो बेटा, ठीक है, अगर वो डिविडेंड के फॉर्म पे हो, फिर चाहे वो इंटरेस्ट के फॉर्म पे हो, वो किसी भी फॉर्म पे हो, ठीक है ना, वो किसी भी फॉर्म पे हो, अगर वो इन्वेस्टमेंट यहां पर किया गया है, चाहे वो इसके फॉर्म पे हो, इन्वेस्टमेंट के फॉर्म पे हो, चाहे इसके फॉर्म पे हो, अगर वो इन्वेस्टमेंट किया गया बिटवीन 1 अप्रैल 30, इसको चेंज कर देंगे अपने 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 30 के बीच में, यही पे अमेंडमेंट आई है। अगर इन्वेस्टमेंट 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 30 के बीच में इन्वेस्ट हुआ है और वो कम से कम 3 साल के लिए होल्ड किया गया था, और वो इन्वेस्टमेंट इज इन अ बिजनेस ट्रस्ट, वो किसी बिजनेस ट्रस्ट में इन्वेस्ट किया गया था, या वो इन्वेस्टमेंट किसी कंपनी में, एंटरप्राइज में, एंटिटी में फॉर डेवलपिंग, ऑपरेटिंग, मेंटेनिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में, यानी तुम कहीं ना कहीं ये पैसा कहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं लोग, बाहर वाला पैसा इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहा है, या फिर एक सेबी कैटेगरी 1 और 2 ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में इन्वेस्ट कर रहा है, हैविंग एटलीस्ट 50% इन्वेस्टमेंट इन वन और मोर ऑफ द कंपनीज ऑफ एन एंटरप्राइज एंटिटी रेफर टू इन 3, 5 और 6, यानी कि ये मिलाकर इन सब में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। मतलब अल्टीमेटली ये लोग भी फर्दर इंफ्रास्ट्रक्चर ओरिएंटेड कंपनीज में क्या कर रहे हैं? अपना 50% पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर वो किसी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में भी पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, या इन अ डोमेस्टिक कंपनी विच इज सेटअप एंड रजिस्टर्ड आफ्टर दिस डेट, जिसमें मिनिमम 75% इन्वेस्टमेंट्स किसका है? इन वन और मोर ऑफ द कंपनीज और एंटरप्राइजेस और एंटिटीज रेफर टू इन 4। मतलब अल्टीमेटली ये डोमेस्टिक एक ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट करे जिसका 75% फर्दर पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पर्पस के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी जैसे कंपनीज के लिए डाला जा रहा है, या फिर एक एनबीएफसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं रजिस्टर्ड एज एन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड जिसका कम से कम 90% लेंडिंग है टू वन और मोर ऑफ द कंपनीज और एंटरप्राइज रेफर टू इन 4। मतलब अल्टीमेटली जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को सपोर्ट करेगा, अगर आप ऐसे कंपनीज को भी इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, गवर्नमेंट आपका ये डिविडेंड इनकम, आपका इंटरेस्ट इनकम, ठीक है, आपका लॉन्ग टर्म कैप गेन कैसा भी हो, ठीक है, वेदर नॉट सच इज एज अ कमिंग फ्रॉम 50AA, भले वहां पे शॉर्ट टर्म की तरह टैक्स हो रहा है, उस इनकम को भी गवर्नमेंट क्या करेगी? एग्जेम्प्ट कर देगी। तो ये 5 साल के लिए इसका इन्वेस्टमेंट होराइजन बढ़ाया गया। अगर इसका इन्वेस्टमेंट 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 30 के बीच में हो रहा है और कम से कम 3 साल के लिए आपने होल्ड किया, तो गवर्नमेंट आपको इसका इनकम पूरी की पूरी क्या कर देगी? एग्जेम्प्ट कर देगी। तो गाइज एक बार ये गो टू गो पॉइंट है, इन केस आपके एग्जाम में आ जाएगा तो आप उसको संभाल पाएंगे सर, ठीक है।
नेक्स्ट सेम चीज है, नॉन रेसिडेंट और स्पेसिफाइड फंड, एक बार आप इसको रीड कर लेना, बहुत ज्यादा रेलिवेंट नहीं है, ठीक है। 1034 बी में भी इस बार अमेंडमेंट है, जहां होगा डिविडेंड इनकम का बात करेगा। एक आईएफएससी यूनिट अपने ही दूसरे होल्डिंग कंपनी में, ग्रुप कंपनी में किसी दूसरे आईएफएससी यूनिट को डिविडेंड दे रहा है, जो कि एयरक्राफ्ट लीजिंग के बिजनेस में है। कौन से बिजनेस में? एयरक्राफ्ट लीजिंग के बिजनेस में है। तो वहां पे शिप लीजिंग को भी ऐड कर दिया। किसको ऐड कर दिया? शिप लीजिंग को भी ऐड कर दिया। शिप लीजिंग में भी ये सेम एसपीवीज मेंटेन होता है। अब ये सब जो आईएफएससी में क्या है, सब स्पेशल पर्पस व्हीकल है, बीच में एक एंटिटी को डाल दिया, वो ऑपरेटिंग करता है, वो डिविडेंड पास ऑन करता है। तो ये जो दोनों जो आईएफएससी में है, अगर एक दूसरे से डिविडेंड ले रहे हैं तो सर इस पे इनकम टैक्स नहीं लगेगा, इट इज टोटली एग्जेम्प्टेड। तो आईएफएससी यूनिट एंगेज इन द बिजनेस ऑफ लीजिंग ऑफ एयरक्राफ्ट और शिप। तो मैं अगर एयरक्राफ्ट के लीजिंग बिजनेस में हूं या मैं शिप के लीजिंग बिजनेस में हूं, तो इससे अगर मुझे कोई इनकम आ रही है तो वो इनकम क्या हो जाएगा? टोटली एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। तो डिविडेंड फ्रॉम अ कंपनी बीइंग अ आईएफएससी यूनिट प्राइमरीली एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ लीजिंग ऑफ एयरक्राफ्ट और अ शिप। तो शिप के लीजिंग बिजनेस में है या एयरक्राफ्ट के लीजिंग बिजनेस में है, वहां से मुझे ये डिविडेंड आ रहा है, तो इनकम टोटली क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लास्ट का तीनों पॉइंट बेटा जो है वो पेट्रोल क्रूड ऑयल से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? पेट्रोल एंड क्रूड ऑयल से रिलेटेड है। लास्ट का तीनों एग्जेम्पशंस। एक हो गया आपका 1048, फिर हो गया 48A और फिर हो गया 48B। ये पूरा क्रूड ऑयल से रिलेटेड है। फॉरेन कंपनी को इंडिया में माइनिंग करने के लिए, क्रूड ऑयल फैसिलिटी रिप्लेनिश करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, उनका जितना भी इनकम खाली क्रूड ऑयल फैसिलिटी से आ रहा है वो इनकम एग्जेम्प्ट किया गया है सर। सिंपल है। फॉरेन कंपनी सेल ऑफ क्रूड ऑयल or any other goods or rendering services, it should not be in the nature of any other activity in India। अगर वो फॉरेन कंपनी को इंडिया में इनकम रिसीव हो रहा है इंडियन करेंसी में ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ क्रूड ऑयल टू एनी पर्सन, ठीक है, रेसिडेंट इन इंडिया, तो फॉरेन कंपनी एंड अग्रीमेंट शुड बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट इन द नेशनल इंटरेस्ट। अगर इंडिया में वो किसी पर्सन को बेच रहा है क्रूड ऑयल से, जो भी इनकम कमा रहा है वो इनकम इंडिया में एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। इनकम अक्रूइंग ऑन अकाउंट ऑफ स्टोरेज ऑफ क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल को इंडिया में स्टोर करने के लिए एक एनी फैसिलिटी और वहां से क्रूड ऑयल को किसी पर्सन रेसिडेंट को बेचने के लिए अगर कोई इनकम कमाया जा रहा है तो वो इनकम भी क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। कौन कमाएगा? वही फॉरेन कंपनी कमाएगा ऑन अकाउंट ऑफ स्टोरेज ऑफ क्रूड ऑयल इन अ फैसिलिटी इन इंडिया। सिमिलरली सर अग्रीमेंट एक्सपायर होने के बाद कोई लेफ्ट ओवर स्टॉक बच जाता है, वो लेफ्ट ओवर स्टॉक को भी जब भी आप बेचोगे तो वो भी क्या हो जाएगा? पूरी की पूरी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। यानी क्रूड ऑयल को अगर कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में बेच रहा है फ्रॉम एनी फैसिलिटी इन इंडिया, लेफ्ट ओवर स्टॉक बेच रहा है, एज पर गवर्नमेंट अग्रीमेंट बेच रहा है, नेशनल इंटरेस्ट के तहत बेच रहा है, तो इनकम टोटली क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एक बार बस गो थ्रू करके जाना, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। तो ये हो गया सर हमारा नॉन रेसिडेंट के सारे एग्जेम्पशंस के सेक्शंस, ठीक है। अब अपने चलते हैं आपका प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम। यहां से इंस्टीट्यूट जनरली आपको एक एमसीक्यू जरूर पूछता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कैन कम फ्रॉम दीस पार्ट। तो आइए अपने उसको बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन प्रोविजंस व्हिच आर एप्लीकेबल टू नॉन रेसिडेंट्स। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन प्रोविजंस यहां से एग्जाम में बहुत आता है। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन प्रोविजंस व्हिच आर एप्लीकेबल टू नॉन रेसिडेंट्स। तो नॉन रेसिडेंट्स को प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के प्रोविजंस जो होंगे वो एप्लीकेबल होंगे सर। सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन 44B का, ठीक है। 44B है, फिर BBA है, फिर BB है, फिर BBB है, फिर BBC भी है और BBD भी है, ठीक है। तो 44B, 44BBA, 44BB, 44BBB, 44BBC एंड 44BBD। 44BBD एक नया सेक्शन ऐड हुआ है फाइनेंस एक्ट 2025 में, ठीक है। एक नया सेक्शन है 44BBD जो ऐड हुआ है सर, ठीक है। आइए देखते हैं। नेचर ऑफ बिजनेस में आओ। सबसे पहले देखो किस पे लग रहा है। सबसे पहले शिपिंग बिजनेस अदर देन क्रूज शिप अंडर 144 BBC। 44 BBC बात करेगा क्रूज शिप्स के लिए, और उसके अलावा जितने भी शिपिंग बिजनेस होते हैं वो 44B में आएगा सर। किस में आएगा? 44B में आएगा, ठीक है। 44B और 44 BBC, ठीक है। फिर आता है सर 44 BBA। 44 BB में हम जो भी बात करेंगे वो बात करेंगे हम किसके लिए? एयरक्राफ्ट ऑपरेशन के लिए। सेम चीज अगर आप एयरक्राफ्ट ऑपरेशन बिजनेस में हो तो यहाँ पे 44 BBA लगेगा। सेम अगर आप सर्विस दे रहे हो, फैसिलिटी इन कनेक्शन विद सप्लाइंग प्लांट एंड मशीनरी ऑन हायर टू बी यूज्ड इन द प्रोस्पेक्टिंग फॉर और एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन ऑफ मिनरल ऑयल। अगर आपका बिजनेस क्या है कि आप कनेक्शन with supplying plant and machinery, you are actually giving services in connection with supplying plant and machinery for using extraction for mineral oil in India, तो यहाँ पे 44BB जो है वो applicable हो जाएगा सर,
ठीक है। नेक्स्ट एट 44 ट्रिपल बी, यहां पर बात करेंगे सिविल कंस्ट्रक्शन बिजनेस का, फॉर द बिजनेस ऑफ इरेक्शन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी और टेस्टिंग और कमीशनिंग इन कनेक्शन विद टर्न की पावर प्रोजेक्ट्स अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो 44 ट्रिपल बी में बिजनेस ऑफ सिविल कंस्ट्रक्शन और द बिजनेस ऑफ इरेक्शन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी और टेस्टिंग और कमीशनिंग in connection with turnkey power projects as approved by the central agreement, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे आपको बस ये ध्यान रखना है कि सर जब ये बिजनेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी आएगा कंस्ट्रक्शन में तो ट्रिपल बी लगेगा, जब आपका सप्लाइंग प्लांट एंड मशीनरी हायर यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग मिनरल ऑयल लगेगा तो बीबी लगेगा, और जब ऑपरेटिंग एयरक्राफ्ट है तो बीबीए लगेगा, और जब शिपिंग बिजनेस है तो बी लगेगा, जब क्रूज शिप्स है तो बीबीसी लगेगा। नया जो सेक्शन आया है गाइस, जो नया जो सेक्शन आया है वो बात करेगा इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के लिए। किसका बात करेगा? प्रोवाइडिंग सर्विसेज और सेटिंग अप एन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के लिए जो भी सर्विस दिया जाएगा या इन कनेक्शन विद मैन्युफैक्चरिंग और प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आर्टिकल्स इन और एनीथिंग इन इंडिया। अगर आप कोई भी अगर आप एक नॉन रेसिडेंट हो, आप कोई इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी से रिलेटेड कोई बिजनेस कर रहे हो, या फिर आप कोई मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस कर रहे हो एनी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, तो इसके लिए गवर्नमेंट टारगेट कर रहा है कि नॉन रेसिडेंट के लिए हम एक कंसेशनल रेट लाया गया है। पीजीबीपी में जैसे प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम होता है, वैसे यहाँ पे इन सेक्टर के लिए भी हम प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम लेकर आए। तो पहले तो आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा सेक्शन किस पर्टिकुलर प्रोविजन, कौन सा सेक्शन किस पर्टिकुलर इनकम्स के लिए। सब में गाइस नॉन रेसिडेंट को ही मिलेगा बेनिफिट, लेकिन खाली ट्रिपल बी है यहाँ पे खाली फॉरेन कंपनीज कवर्ड है और किसी भी फॉर्म में कवर नहीं है। तो कंस्ट्रक्शन बिजनेस जो करेगा ऑफ इरेक्टिंग प्लांट एंड मशीनरी और कमीशनिंग और इन कनेक्शन विद टर्न की पावर प्रोजेक्ट्स, तो पावर प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो कंस्ट्रक्शन होगा उसमें खाली डिडक्शन किसको मिलेगा, आई मीन प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट किसको मिलेगा, 44 बीबीए में खाली, सॉरी ट्रिपल बी में खाली फॉरेन कंपनी को। अब यही परसेंटेज है जो ज्यादातर आपके एग्जाम में आता है सर। अगर आप देखोगे आपको प्रिजम्पटिव इनकम एक डिम्ड परसेंटेज दिया है, ये डिम्ड परसेंटेज आपको किसी इनकम पे अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि आप यहां पर कितना अप्लाई करोगे, 7.5% ऑफ द स्पेसिफाइड सम, यानी कि 7.5% ऑफ द अमाउंट ऑफ पेमेंट यू विल गेट, आपको 7.5% उसका डिम्ड इनकम मानना है। सिमिलरली आप जब एयरक्राफ्ट बिजनेस में हो तो थोड़ा कम है क्योंकि उसका खर्चा ज्यादा होता है, यहाँ पे 5% है। बाकी आप देखोगे बीबी और ट्रिपल बी में जहाँ सिविल कंस्ट्रक्शन है और जहाँ पे सप्लाइंग मशीनरी फॉर हायर है, यहाँ पे दोनों में कितना है, 10% है। और अगर आप क्रूज शिप्स में देखोगे तो क्रूज शिप्स में इन्होंने फ्लैट रेट कितना किया, 20% किया, क्योंकि वो थोड़ा लेजर के लिए होता है, क्रूज शिप्स में ज्यादा चार्ज किया जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक्स तो अलग ही मार्केट है, अगेन वो बूम में है, तो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में गवर्नमेंट बोलता है कि इसका मार्जिन हाई होता है, तो यहाँ पे 25% विल बी डीम्ड टू बी योर पीजीबीपी इनकम। अब ये स्पेसिफाइड सम में आपका जो है पेमेंट लिया जाएगा। अब ये क्या सम है, इसका हर चीज में मीनिंग सेम ही है मोटा मोटी। आइए एक बार अपने देख लेते हैं कि वो स्पेसिफाइड सम का मतलब क्या है। लेट्स सी। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं 44B में, सबसे पहले हम चेक करते हैं 44B में स्पेसिफाइड सम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, आपको 44B और BBA में दोनों में सेम ही चीज है सर, अमाउंट पेड और पेबल ऑन अकाउंट ऑफ, ठीक है, कैरेज ऑफ पैसेंजर्स, लाइफ स्टॉक, मेल और गुड्स शिप्ड एट और फ्रॉम एनी पोर्ट और प्लेस इन इंडिया। यानी अल्टीमेटली कहीं पे भी अगर इंडिया डेस्टिनेशन है, एयरक्राफ्ट अगर इंडिया में आ रहा है, शिप्स अगर इंडिया में आ रहा है, किसी को भी गुड्स पैसेंजर्स सबको लेके, तो जो भी इंडिया में आने का उसका जो भी इनकम अराइज हो रहा है वो सब कुछ उस पर आपको 7.5% निकालना है या 5% निकालना है। दूसरी ओर बोल रहा है आप कहीं पे भी जा रहे हो, आप कहीं पे भी जा रहे हो इंडिया से, और इंडिया में आप वो रिसीव कर रहे हो, अमाउंट रिसीव्ड इन इंडिया ऑन अकाउंट ऑफ कैरेज ऑफ पैसेंजर शिप्ड एट फ्रॉम एनी पोर्ट या प्लेस आउटसाइड इंडिया। मतलब बोला ये जा रहा है कि कहीं से भी आप इनकम अगर इंडिया में रिसीव कर लिए, ठीक है, आप इनकम अगर इंडिया में रिसीव कर ली, मतलब बोलने का मतलब ये है बेटा कि अगर इंडिया में रिसीव कर लिए, ठीक है, यू आर अगर रिसीविंग एट इंडिया, देन डेफिनेटली वो इनकम तो इंडिया में टैक्स, वो उस पे तो आप 7.5% निकालेंगे। लेकिन अगर शिपमेंट अगर इंडिया में है, अगर शिपमेंट अगर इंडिया में है तो वो भी आपको इंडिया में ही क्या करना है, आपको 7.5% उसका भी निकालना है। सेम चीज आपको 44BB में दिया है। 44BB में क्या है आपका, बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज फॉर सप्लाइंग प्लांट एंड मशीनरी ऑन हायर यूज्ड। तो यहाँ पे क्या देखो, अमाउंट पेड और पेबल ऑन अकाउंट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, ठीक है, इन इंडिया।
इंडिया में जितना अमाउंट पेबल है वो, प्लस जितना अमाउंट इंडिया में रिसीवेबल है वो, ठीक है। इंडिया में जितना अमाउंट रिसीवेबल है फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज अब्रॉड फॉर एनी पर्पस आउटसाइड इंडिया, वो अब्रॉड मतलब इंडिया के बाहर अगर आपने कुछ प्रोवाइड किया बट वो रिसीव इनकम इंडिया में किया तो उसके ऊपर भी आपको 10% निकालना है। और मान लीजिए अगर आपने कुछ भी चीज इंडिया में प्रोवाइड किया, यू आर एक्चुअली प्रोवाइडिंग दैट फैसिलिटी फॉर द पर्पस इन इंडिया, तो वो इंडियन पर्पस के लिए जो भी इनकम पेमेंट हो रहा है वो हमेशा यहाँ पे अक्रू होगा और उस पर आपको 10% निकालना पड़ेगा। सेम थिंग है बेटा सेक्शन 44 ट्रिपल बी में जितना अमाउंट आपने पे किया है फॉर सिविल कंस्ट्रक्शन इरेक्शन टेस्टिंग कमीशनिंग उस पर 10% जो होगा दैट विल बी योर डीम्ड पीजीबीपी इनकम। सेम क्रूज शिप्स में भी है, अमाउंट पेड और पेबल फॉर कैरेज ऑफ पैसेंजर्स एंड रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ कैरेज ऑफ पैसेंजर्स। सेम आपका इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में भी है, प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑफ टेक्नोलॉजी that is amount paid and amount received or deemed to be received on account of providing services or technology। मतलब सेम लॉजिक पे आपको समझना है कि इस पे भी आपको 25% जो है कैलकुलेट करके आपको अपना डीम्ड इनकम निकालना है। क्या निकालना है? आपको अपना डीम्ड इनकम निकालना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। लास्ट क्या है सर? ऑप्शन टू डिक्लेयर लोअर प्रॉफिट। पहला दो में तो बिल्कुल भी नहीं है, ऑपरेटिंग एयरक्राफ्ट में और शिपिंग बिजनेस में आप लो प्रॉफिट जो है डिक्लेयर नहीं कर सकते। लेकिन 44 बीबी में, कौन सा? ये नेक्स्ट टू में, यानी जहां पे आप सप्लाई करें प्लांट एंड मशीनरी ऑन हायर यूज टू बी फॉर एक्सट्रैक्टिंग मिनरल ऑयल एंड टर्न की पावर प्रोजेक्ट में, वहां पे अगर आप चाहे तो आप वही सेम जो नॉर्मल अपना प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम आपको ऑडिट एंड ऑल कराना पड़ेगा। लोअर प्रॉफिट्स में भी क्लेम्ड प्रोवाइडेड द एसएससी मेंटेन्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिट। No set-off of unabsorbed depreciation and brought forward loss would be allowed in the year in which it declares the profits and gains at 10% as per the presumptive provision। मतलब कि अगर आप पीटीएस ऑप्ट कर लिए तो आपको बिजनेस लॉस का सेट ऑफ और अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन का सेट ऑफ अलाउ नहीं किया जाएगा। अगर आप 44 बीबी में और आप 44 बीबी बी में, डबल बी ट्रिपल बी में आपको एकदम अलाउड नहीं है, आप इसका सेट ऑफ क्लेम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपने डिक्लेयर कर दिया इसमें। सिमिलरली बीबीसी में भी गवर्नमेंट ने बेटा बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया। बीबीसी में भी गवर्नमेंट ने बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया कि आप चाहे तो क्रूज शिप्स में यही आपको लेना पड़ेगा, आप कोई भी स्कीम नहीं ले सकते। बट बीबीडी में अलाउ किया है। बीबीडी में इट इज मतलब बीबीडी में अलाउ किया है, मतलब बीबीडी में भी ऐसे अलाउ नहीं किया, बट आपको अनऑब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस का भी सेट ऑफ अलाउ नहीं है इन द ईयर इन विच यू हैव डिक्लेयर्ड द प्रॉफिट एंड गेन्स एज पर 25%। मतलब सिंपल है, आप यहां पर 25% के हिसाब से अगर आप इनकम दिखा रहे हो तो आप इसका कोई भी सेट ऑफ अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन बिजनेस लॉस क्लेम नहीं कर सकते, आप लोअर प्रॉफिट भी नहीं दिखा सकते। मतलब लोअर प्रॉफिट खाली कंस्ट्रक्शन बिजनेस में अलाउ किया है और आपको सर्विस और फैसिलिटी इन कनेक्शन विद सप्लाइंग प्लांट एंड मशीनरी वाले केस में अलाउ किया है फॉर एक्सट्रैक्टिंग मिनरल ऑयल, दैट्स इट। ये दो ही सिचुएशन में अलाउड है, बाकी सिचुएशन में अलाउड नहीं है सर, याद रहेगा ये चीज आपको। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन से आपको मैं क्वेश्चंस कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, वहां पे आपको बहुत सारा चीज जो है क्लैरिटी आ जाएगा। नेक्स्ट अपने आते हैं हेड ऑफिस एक्सपेंसेस। इंस्टीट्यूट यहां से भी आपको एमसीक्यू पूछता है बहुत बार, ठीक है, यहां से भी आपको एक बेसिक एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 44C बात करता है हेड ऑफिस एक्सपेंसेस। आज मान लीजिए कोई भी सब्सिडरी कंपनी है, वो इंडिया में हेड ऑफिस एक्सपेंसेस इंकर कर रही है, वो अपने हेड ऑफिस को पेमेंट कर रही है, तो नॉन रेसिडेंट जब अपना पीजीबीपी इनकम निकालेगा हेड ऑफिस एक्सपेंसेस के लिए उसको 44C अप्लाई करना पड़ेगा। क्या है वो? एक्चुअल expenses incurred और maximum 5% of adjusted total income whichever is lower। तो actual amount of HO expenditure incurred by the non-resident which is attributable to the business or profession in India, मतलब उतना ही head office expenses जितना Indian operations के लिए खर्चा किया गया है, हम उतना ही actual expenses यहाँ पे कंपेयर करेंगे विथ आवर 5% लिमिट ऑफ आवर एडजस्टेड टोटल इनकम। हमारा 5% लिमिट ऑफ माई एडजस्टेड टोटल इनकम मुझे उससे क्या करना पड़ेगा? कंपेयर करना पड़ेगा। अब आते हैं एक्चुअल अमाउंट ऑफ एचओ एक्सपेंडिचर। एक्चुअल अमाउंट ऑफ एचओ एक्सपेंडिचर में क्या क्या है वो देखो। एग्जीक्यूटिव एक्सपेंसेस, ऑल द जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय नॉन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, ठीक है,
इसमें आपका जो भी खर्चा है जो कि आपने बाहर दिया है, हेड ऑफिस को दिया है, यानी आपका हेड ऑफिस भी आपसे कुछ खर्चा ले रहा है, क्रॉस चार्ज ले रहा है, तो आपने जो भी खर्चा किया है इंडिया के बाहर, आपको वो मेंटेन करने के लिए, इंडियन ऑपरेशंस मेंटेन करने के लिए खर्चा करना पड़ता है। जैसे कि क्या, रेंट, रेट्स, टैक्सेस, रिपेयर्स और इंश्योरेंस ऑफ एनी प्रीमाइसेस यूज्ड आउटसाइड इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। ये भी आपके एग्जीक्यूटिव एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के पार्ट होंगे कि आपने बाहर कोई रेंट का, रेट्स का, टैक्सेस का, रिपेयर का, इंश्योरेंस का खर्चा किया है जो कि आप अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो। ठीक है, मान लो सिंपल है, हेड ऑफिस का कोई बिल्डिंग है, हेड ऑफिस का जो बिल्डिंग का एक पार्ट है वो आपके बिजनेस के लिए भी यूज हो रहा है, तो वो आपका हेड ऑफिस एक्सपेंसेस माना जाएगा। कोई सैलरी, वेजेस, परक्विजिट जो एनी एम्प्लॉय और एनी पर्सन मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ एनी ऑफिस आउटसाइड इंडिया, आप बाहर में भी उसको दे रहे हो क्योंकि वो आपका खर्चा कहीं ना कहीं आपके बिजनेस के लिए हेल्प कर रहा है। कि और ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर बाय एनी एम्प्लॉय और एनी पर्सन मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ एनी ऑफिस आउटसाइड इंडिया, तो वो भी आपका हेड ऑफिस एक्सपेंसेस का पार्ट है। एंड सच अदर एक्सपेंसेस विच में बी प्रिस्क्राइब। अब ये सारा खर्चा आपको डिडक्शन मिल जाएगा, बट मैक्सिमम आपका एडजस्टेड टोटल इनकम का 5% से ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। व्हाट डू यू मीन बाय एडजस्टेड टोटल इनकम? वो टोटल इनकम जिसमें कोई भी तरह का लॉसेस सेट ऑफ नहीं किया हुआ है, कोई भी तरह का अनऑब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन सेट ऑफ नहीं किया हुआ है, डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 से माइनस नहीं किया हुआ है, तो आपको ये बिना गिविंग इफेक्ट टू, यानी टोटल इनकम विदाउट गिविंग इफेक्ट टू हेड ऑफिस एक्सपेंसेस, ठीक है, विदाउट गिविंग इफेक्ट टू अनऑब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, मतलब आप लेस नहीं करोगे, आपका टोटल इनकम ज्यादा रहेगा। और योर लॉसेस, जितने भी आपके लॉसेस है, लाइक वो बिजनेस लॉस है, स्पेक्यूलेटिव बिजनेस लॉस है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म है, और ओएमआरएच की लॉसेस है, ये चारों लॉसेस को डिसरिगार्ड करते हुए या चैप्टर 6 से के डिडक्शंस को डिसरिगार्ड करते हुए इनको आप कंसिडर नहीं करेंगे, तो आपका जो भी इनकम रहा दैट इज एडजस्टेड टोटल इनकम, और उसका 5% जो होगा आपको कंपेयर करना पड़ेगा आपके एक्चुअल एक्सपेंसेस से, विच आर लोअर। ये आपके एग्जाम में आ जाएगा कि एक नॉन रेसिडेंट है, वो हेड ऑफिस एक्सपेंसेस जो है इंकर करना चाह रहा है, और उसका इतना खर्चा है, उसका इतना इनकम है, उसमें इतना डिडक्शन है, उतना लॉसेज है, आपको एडजस्टेड टोटल इनकम निकालना पड़ेगा, उसका 5% निकालना पड़ेगा, और एक्चुअल एक्सपेंसेस के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। इसका भी हम लोग एमसीक्यू भी करेंगे, और आपको नॉर्मल डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन भी करेंगे, तो वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा सर। देन आइए, ये आपका एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके एग्जाम का बेटा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये है नॉन रेसिडेंट इंडियंस का टैक्सेशन सिस्टम। ठीक है, चैप्टर नंबर 12A, स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू टैक्सेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इनकम एंड लॉन्ग टर्म कैप गेन ऑफ अ नॉन रेसिडेंट। यानी यहाँ पे दो इनकम कवर्ड है, एक इन्वेस्टमेंट इनकम और एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेनिंग का इनकम। तो ये चैप्टर नंबर 12A स्पेशल प्रोविजन है टू कंप्यूट टैक्स ऑफ नॉन रेसिडेंट इंडियंस। तो स्पेशल प्रोविजन एप्लीकेबल है टू सर्टेन इनकम्स ऑफ नॉन रेसिडेंट बीइंग अ इंडियन सिटीजन और अ पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन। तो इसमें तीन मैंने बाइफरकेट दे दिया बेटा। एक तो आपका इन्वेस्टमेंट इनकम हो गया फ्रॉम योर फॉरेन एक्सचेंज असेट, यानी वो असेट जो कि आपने फॉरेन करेंसी में परचेज किया है। तो यहाँ पे क्या एप्लीकेबल है, फॉरेन एक्सचेंज एसेट, FEA। तो फॉरेन एक्सचेंज एसेट से आपका जो भी इन्वेस्टमेंट इनकम आएगा, या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम दिस फॉरेन एक्सचेंज असेट, जो कि आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, उससे जो आपका इनकम आएगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट बोलते हैं इन्वेस्टमेंट इनकम पे तो हम आपके ऊपर 20% टैक्स लगा देंगे, और लॉन्ग टर्म कैप गेन के ऊपर आपको पता ही है अभी जनरल रेट क्या है, 12.5% टैक्स लगा देंगे। बाकी इनकम पे नॉर्मल जो रेट्स है वही एप्लीकेबल होगा। इन्वेस्टमेंट इनकम एंड लॉन्ग टर्म कैप गेन के ऊपर आपके ऊपर ये वाला रेट लग जाएगा। चैप्टर 6A में, ठीक है, पहले आपको बताओ क्या आपको इन्वेस्टमेंट इनकम के अगेंस्ट में कोई भी डिडक्शन मिलेगा? द आंसर इज नो, क्योंकि आप इसमें ऑलरेडी कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स कंसिडर कर रहे हो। ठीक है, आपको यहाँ पे कोई भी तरह का जो डिडक्शन नहीं मिलेगा। लॉन्ग टर्म कैप गेन तो बेटा 12.5% है, इसमें तो इंडेक्सेशन नहीं मिलता, बट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड ऑल ये सब तो आपको मिलेगा ही, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ट्रांसफर एक्सपेंस, वो जैसे मिलता है मिलेगा। अदर इनकम के अगेंस्ट में तो मिलेगा ही, क्योंकि यहाँ पे कोई चैप्टर 12A का रेट एप्लीकेबल नहीं है, बट इन्वेस्टमेंट इनकम के अगेंस्ट में यू विल नॉट गेट एनी डिडक्शन। जब आती है बात चैप्टर 6A का, तो चैप्टर 6A का डिडक्शन तो लॉन्ग टर्म कैप गेन के अगेंस्ट में ऐसे भी नहीं मिलता है, और इन्वेस्टमेंट इनकम के अगेंस्ट में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेशल रेट ले रहे, बट अदर प्रोविजंस में आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक स्पेशल एग्जेम्पशन है, यही मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा सेक्शन 115F में, जो कि अगर आप स्पेशल रेट में जाते हो, इस पर्टिकुलर चैप्टर 12A में आते हो, तो आपको यहाँ पे नॉन रेसिडेंट इंडियन को स्पेशल एग्जेम्पशन मिलता है सेक्शन 115F में। किसमें मिलता है? सेक्शन 115F में उसको स्पेशल एग्जेम्पशन मिलता है, और वो अलाउ कैसे किया जाता है ध्यान देना। अलाउ कैसे किया जाता है ध्यान देना। इफ द इंटायर कंसिडरेशन इज इन्वेस्टेड इन द न्यू एसेट,
अगर आपका इंटायर कंसिडरेशन जो है ना बेटा, दैट हैज टू बी इन्वेस्टेड इन द न्यू एसेट, आपका जो नेट कंसिडरेशन है, यानी जैसे आपको कैपिटल गेन में 54F पढ़ाया था, आपकी पूरी की पूरी कंसिडरेशन जो नेट कंसिडरेशन मतलब एफवीसी माइनस ट्रांसफर एक्सपेंस, अगर आपने नया एसेट में खरीदा है तो पूरा का पूरा कैप गेन क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। बट अगर पार्ट कंसिडरेशन ही नेट कंसिडरेशन आपने इन्वेस्ट किया तो जितना प्रोपोर्शनेट एलटीसी, मतलब मान लो 50 लाख आपका नेट कंसिडरेशन है, आपने 40 लाख ही इन्वेस्ट किया, तो अल्टीमेटली 40 लाख बाई 50 लाख इंटू 100, 80% जो होगा उतना ही प्रोपोर्शनेट एलटीसीजी मेरा एग्जेम्प्ट होगा। मेरा प्रोपोर्शनेट एलटीसीजी कितना एग्जेम्प्ट होगा, 80%, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात है कि मान लो ये जो नया एसेट आपने खरीदा, अगर आपने उसको 3 साल के अंदर बेच दिया, वही चीज है, तो 3 साल के अंदर अगर आपने उसको बेच दिया तो गवर्नमेंट जिस साल आपने बेचा उस साल जितने भी एग्जेम्प्ट कैप गेन है वो आपको इनकम मान लिया जाएगा, ठीक है। सेम चीज हमने लॉन्ग टर्म कैप गेन का जो एग्जेम्पशंस था 54 सीरीज वहां पे भी पढ़ा था। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज वहां पे समझ में आया सर, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज एसेट का मतलब क्या हुआ सर, एक ऐसा एसेट होता है, स्पेसिफाइड एसेट होता है, लाइक व्हाट, शेयर्स इन एन इंडियन कंपनी, आप इंडियन कंपनी के शेयर्स परचेज कर लिए, या फिर आप डिबेंचर्स जो कि एक इंडियन कंपनी ने इशू किया है अदर देन प्राइवेट कंपनी, उसमें इन्वेस्टमेंट किए, या फिर आप किसी इंडियन कंपनी के डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट किए अदर देन प्राइवेट कंपनी, या आप किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किए, या किसी भी अदर एसेट जो कि गवर्नमेंट नोटिफाई करके रखा है आप उसमें इन्वेस्ट किए, एंड यू हैव एक्वायर्ड दैट एसेट इन योर कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज। तो सर फॉरेन एक्सचेंज एसेट का मतलब क्या हुआ कि आपने वो एसेट एक फॉरेन एक्सचेंज में खरीदा है और स्पेसिफाइड एसेट है जो कि ये सब चीज है, ठीक है ना, ये चीज आप याद रखिएगा, ओके। बाकी डिटेल्स में जब अपने प्रैक्टिस सेशन करेंगे तो और भी वहां पे बहुत सारी बातें आएगी सर। अब आ जाओ एक बार, अब तुमको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि सर इतने सारे टैक्स रेट्स है कैसे याद रहेंगे, बेटा यही चैलेंज है जो आपको लेना है, आपको टैक्स रेट्स याद करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि अल्टीमेटली इफ वी विल नॉट रिमेंबर द टैक्स रेट्स डेफिनेटली इट विल बी गोइंग टू सफर इन आवर एमसीक्यू, अपने को एमसीक्यूज जो है वो क्लियर नहीं होंगी, अपने को एमसीक्यूज जो है वो क्लियर नहीं होगी सर, अपने को एमसीक्यूज जो है वो क्लियर करना जरूरी है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप इस चीज को समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते चलिए सेक्शन 115A में, स्पेशल प्रोविजन फॉर कंप्यूटिंग टैक्स ऑन इनकम बाय वे ऑफ रॉयल्टी एफटीएस इंटरेस्ट। 115A में एक स्पेशल रेट ऑफ टैक्स है डिविडेंड के ऊपर, इंटरेस्ट के ऊपर, रॉयल्टी के ऊपर, एफटीएस के ऊपर। आइए स्टार्ट करते हैं। टैक्स ऑन डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, टैक्स ऑन डिविडेंड एंड इंटरेस्ट इन केस ऑफ नॉन कॉर्पोरेट नॉन रेसिडेंट, अगर आप डिविडेंड कमा रहे हो, इंटरेस्ट कमा रहे हो, आप नॉन रेसिडेंट अदर देन कंपनी हो या फॉरेन कंपनी हो, तो यहां पे टैक्स रेट क्या लगेगा, देयर आर वैरायटी ऑफ टैक्स रेट्स। आइए देखते हैं एक बार। डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम एनी आईएफएससी यूनिट, अगर एक नॉन रेसिडेंट को आईएफएससी यूनिट से डिविडेंड आ रहा है तो उस पर 20% टैक्स लगेगा, अदर देन दैट उसके ऊपर 10% टैक्स लगेगा, ठीक है। डिविडेंड अगर किसी आईएफएससी यूनिट से आ रहा है तो उस पर 20% टैक्स लगेगा, अदर देन दैट उस पर 10% टैक्स लगेगा। इंटरेस्ट फ्रॉम एनी गवर्नमेंट और एन इंडियन कंसर्न और एनी मनी बोरोड, डेट इंकर्ड बाय द गवर्नमेंट और इंडियन कंसर्न इन फॉरेन करेंसी, ठीक है। फॉरेन करेंसी में अगर कोई भी इंटरेस्ट हमें मिल रहा है, किससे मिल रहा है, किसी इंडियन कंपनी से मिल रहा है या कोई गवर्नमेंट से मिल रहा है बिकॉज उन्होंने हमसे मनी बोरो किया था, तो हमें अगर फॉरेन करेंसी में वो मिल रहा है तो इन दैट सिचुएशन ये भी हमारे ऊपर 20% टैक्स रेट लगेगा। इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम एनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, आईडीएफ से, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर इंटरेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड से जिसकी इनकम 1047 में एग्जेम्प्ट होती है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड से अगर कोई नॉन रेसिडेंट इंटरेस्ट कमा रहा है तो उस पर 5% ही टैक्स रेट लगेगा। यहीं पे आता है, इसमें भी इन्होंने फर्दर क्या किया कि अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड से इंटरेस्ट जो रिसीव कर रहे हो, ठीक है, रेफर टू इन 1047, इसमें अब फर्दर बाइफर्केशन आया है, किसी में 5 है, किसी में 4 है, किसी में 9 है। कैसे?
मनी इज बोरोड बाय एन इंडियन कंपनी और बिजनेस ट्रस्ट इन फॉरेन करेंसी, बाहर से फॉरेन करेंसी में लोन लिया है लोन एग्रीमेंट के हिसाब से, या लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इशू किया है, या लॉन्ग टर्म बॉन्ड इशू किया है इंक्लूडिंग लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड बिटवीन दीज डेट्स। ये डेट्स है 30 जून 23 तक। अगर इस लोन एग्रीमेंट के थ्रू कुछ इंटरेस्ट अभी भी जा रहा है तो उस पर 5% टैक्स लगेगा। लेकिन अगर रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड है बिफोर 30 जून तो भी 5% लगेगा। लेकिन अगर 1 अप्रैल 20 से 30 जून के बीच में अगर लॉन्ग टर्म बॉन्ड है और रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड है विच इज लिस्टेड ओनली ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन एन आईएफएससी, तो वहां पे 5% से रिड्यूस करके कितना कर दिया है, 4% कर दिया कि इनको आईएफएससी से अगर ये वाला इंटरेस्ट इनकम आ रहा है तो 4% ही आपका इनकम टैक्स लगेगा। आई मीन 4% ही आपका अल्टीमेटली रेट ऑफ टैक्स होगा 115A में। अब नेक्स्ट आ गया सर कि यही चीज अगर 1 जुलाई के बाद से है तो इसको इन्होंने बढ़ा के कितना कर दिया है, 9% कर दिया है। 30 जून तक अगर होता तो ये 4% है। और अगर मनी बोरो किया है बाय वे ऑफ लॉन्ग टर्म बॉन्ड और आरडीबी which is listed only on a stock exchange located in IFSC, IFSC में जो listed bonds है उस पे 9% है। only to that extent कि वो interest जो है that should not exceed the interest calculated as per the rate approved by the central government। ठीक है, तो इसमें देखो यहाँ पे आपका जो इंटरेस्ट का टैक्सेबिलिटी हो रहा है इसमें 5% भी है, 4% भी है, 9% भी है। तो 5% कब है, 30 जून 2023 वाले तक का बॉन्ड्स का। और अगर आपका वही आईएफएससी यूनिट में लिस्टेड है, अगर वहां पे लिस्टेड आईएफएससी जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स जो लिस्टेड है उस पे इंटरेस्ट इनकम आ रहा है टिल 30 जून 23 तो 4% है, उसके बाद से 9% हो गया फॉर लिस्टेड आईएफएससी यूनिट का बॉन्ड्स। ठीक है, इसी में अब अपने बात करते हैं 194 एलबीए में जो कि एक बिजनेस ट्रस्ट को इनकम आता है स्पेशल पर्पस व्हीकल से। तो स्पेशल पर्पस व्हीकल क्या कर रहा है, ऊपर दे रहा है इंटरेस्ट इनकम जो कि बिजनेस ट्रस्ट नॉन रेसिडेंट यूनिट होल्डर्स को फर्दर बांटेगा। तो इंटरेस्ट इनकम ऑफ अ बिजनेस ट्रस्ट फ्रॉम एसपीवी विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय बिजनेस ट्रस्ट टू द नॉन रेसिडेंट होल्डर्स। तो अल्टीमेटली जो ट्रस्ट जो इंटरेस्ट इनकम रिसीव कर रहा है अपने एसपीवी से उस पे 5% जो होगा दैट विल बी द टैक्स रेट। सिमिलरली डिविडेंड इनकम जो बिजनेस ट्रस्ट का है जो रिसीवेबल सेम फ्रॉम ट्रस्ट फ्रॉम एसपीवी। और यहां पर याद रखिएगा ये मैं बहुत डिटेल में ना आपको बिजनेस ट्रस्ट वाले चैप्टर में रिवाइज कराऊंगा जहां पे ऑप्शन एक्सरसाइज की जा रही है टू पे टैक्स एट अ कंसेशनल रेट अंडर 115BAA, यानी कि अल्टीमेटली कंपनी जो है वो कंसेशनल रेट में अगर टैक्स दे रहा है जो कि बिजनेस ट्रस्ट डिस्ट्रीब्यूट करेगा एनआर यूनिट होल्डर्स को। मतलब अगर डिविडेंड मिल रहा है एक ऐसे एसपीवी से ऐसे कंपनी से जो कि कंसेशनल रेट पे टैक्स दे रहा है तो वो वाला डिविडेंड अगर बिजनेस ट्रस्ट नॉन रेजिडेंट यूनिट होल्डर्स को जो बांटता है वो डिविडेंड पे उसके ऊपर 10% टैक्स लगेगा। लेकिन सर अगर एसपीवी ने कंसेशनल रेट में नहीं किया तो ये डिविडेंड पूरा का पूरा क्या होता है, इट विल नॉट बी एग्जेम्प्टेड इन द हैंड्स ऑफ द यूनिट होल्डर्स। ये यूनिट होल्डर्स के लिए भी क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा सर। ठीक है, नाउ the TDS rates should not be less than the tax rates distributed income being dividend should be taxable at the rate of 10%। लेकिन अगर मान लो अगर हम अलग से रीड करें दैट इसमें बोला ये भी जा सकता है कि डिविडेंड इनकम विल बी टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 20%, क्योंकि ऊपर में हमने एक जनरल अंडरस्टैंडिंग लेके रखा है कि नॉर्मली जो डिविडेंड इनकम है आईएफएससी यूनिट से अगर है तो इस पर 10% टैक्स रेट्स लगाया जाएगा सर। ठीक है, बस आपको लेकिन आपको यही पढ़ना है 5% और 10%, ये आपको याद रखना है। और अगर 115BAA ऑप्ट नहीं किया है तो फिर आपको डिविडेंड पे कुछ भी टैक्स नहीं देना पड़ता है, दैट विल बी फुल्ली एग्जेम्प्ट। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। अब आज जो रॉयल्टी एफटीएस इन केस ऑफ 115AA बहुत सिंपल है, 20% रेट है सर। क्या है, 20%। तो वेर योर टोटल इनकम इंक्लूड्स एनी एफटीएस और रॉयल्टी इनकम। लेकिन ध्यान रहे आप 44DA में ऑप्ट नहीं किए हो। 44DA मतलब क्या, योर non-resident is having a permanent establishment in India, और उस permanent establishment in India से ही आपका क्या है, attributable है your royalty and FTS। तो 44DA में भी आप जा सकते हो, बट 115A में भी आप जा सकते हो। 115 बोलता है 20% रॉयल्टी इनकम पे जो है आपका टैक्स लगेगा। ठीक है, 40% रॉयल्टी इनकम पे जो है आपका टैक्स लगेगा। ठीक है, तो 20% ऑफ द रॉयल्टी और एफटीएस इफ डीटीडब्ल्यू प्रोवाइड्स फॉर अ रेट लोअर देन 20% देन द प्रोविजन ऑफ डीटीडब्ल्यू वुड अप्लाई। क्या लिखा है, एप्लीकेबल रेट ऑफ टैक्स 20% ऑफ सच रॉयल्टी और एफटीएस। तो अगर रॉयल्टी या जो है गवर्नमेंट से मिल रहा है एज पर द गवर्नमेंट अग्रीमेंट
विद द फॉरेन कंपनी तो यहाँ पे 20% लगेगा। अगर किसी इंडियन कंसर्न से मिल रहा है एज पर द अग्रीमेंट मेड बाय द फॉरेन कंपनी विद द इंडियन कंसर्न एंड द अग्रीमेंट इज अप्रूव्ड एंड इट रिलेट्स टू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ द अग्रीमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे भी 20% लगेगा। बट अगर टैक्स ट्रीटी में लोअर रेट है तो आप लोअर रेट क्लेम कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि टैक्स ट्रीटी विल ओवरराइड द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। टैक्स ट्रीटी के हिसाब से अगर आपका रॉयल्टी और एफटीएस का इनकम के ऊपर टैक्स रेट कम है तो आप लोअर रेट भी क्लेम कर सकते हो। अब जैसे देखो, स्पेशल रेट ऑफ टैक्स इज एप्लीकेबल ऑन अबव मेंशन इनकम, द रिमेनिंग इनकम विल बी चार्जेबल टू टैक्स एज पर द नॉर्मल रेट्स। मतलब कि जो जो ऊपर टैक्स रेट हमने बताया वो उसके इनकम के ऊपर है, बाकी इनकम के ऊपर नॉर्मल रेट लगेगा। अब जैसे फॉरेन कंपनी है तो 40% लगेगा, नॉन रेजिडेंट है तो स्लैब रेट जो है लगेगा। कोई डिडक्शन आपको अलाउ नहीं किया जाएगा फॉर एनी एक्सपेंसेस अगेंस्ट दिस इनकम, एंड सेक्शन 57 में भी आपको यहाँ पे कोई डिडक्शन आईएफओएस के अगेंस्ट में नहीं मिलेगा। चैप्टर 6A की डिडक्शन विल नॉट बी अवेलेबल फॉर एनी डिविडेंड इनकम और एनी इंटरेस्ट इनकम, इट विल नॉट बी अवेलेबल। बट आईएफएससी यूनिट जो है वो 80 LA का एक टैक्स हॉलिडे का डिडक्शन क्लेम कर सकता है अगेंस्ट इट्स डिविडेंड इनकम एंड इट्स इंटरेस्ट इनकम। खाली आईएफएससी को 80 LA का डिडक्शन जो है वो अलाउ किया गया है। सर यहाँ पे एक और पॉइंट है कि अगर आप 115A में जा रहे हो तो आपको एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा आपका रिटर्न फाइलिंग का प्रोविजन, बिकॉज TDS will be deducted on all your income and the rate of such deduction should not be less than the above rates। अगर आपका पूरा का पूरा इनकम पे TDS कट चुका है as per the above rates तो फिर आपको रिटर्न फाइलिंग नहीं करना पड़ेगा। बट ऑब्वियस है यू शुड नॉट हैव एनी अदर बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया अपार्ट फ्रॉम दिस इनकम। अगर आप खाली यही इनकम कमा रहे हो और ये इस इनकम पे स्पेशल रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल है तो यू विल नॉट हैव टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम बिकॉज ऑल योर टैक्सेस वुड हैव बीन deducted by the Indian residents who are paying you incomes। तो बस आपको यही समझना है कि नॉन रेजिडेंट्स के हाथ में ये सारी जो टैक्स रेट्स है वो एप्लीकेबल होगी अंडर 115A। अब अपने नेक्स्ट एक बार वो 44DA वाला लॉजिक पढ़ते हैं कि मान लो इफ योर रॉयल्टी एफटीएस इज रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट इन परसुएंस ऑफ अग्रीमेंट, इसकी टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगी? इफ द राइट प्रॉपर्टी और कॉन्ट्रैक्ट इज इफेक्टिवली कनेक्टेड विद द पी इन इंडिया और फिक्स प्लेस ऑफ प्रोफेशन और बिजनेस इन इंडिया, अगर वो इफेक्टिवली आपका पी से कनेक्टेड है, आपका रॉयल्टी एफटीएस जो कि आप इंडिया में चला रहे हो, तो लेट मी टेल यू वो रॉयल्टी जो इनकम नॉन रेजिडेंट को आ रहा है वो एक ऐसे राइट्स को ट्रांसफर किया है, एक इंडियन पी को ट्रांसफर किया है, तो रॉयल्टी एफटीएस वुड बी कंप्यूटेड एज पर 44DA अंडर द हेड पीजीबीपी, यानी कि फिर वो नॉन रेजिडेंट का क्या माना जाएगा? पीजीबीपी, और उसके ऊपर नॉर्मल रेट्स लगेगा। लेकिन अगर ऐसा इफेक्टिवली पी से कनेक्टेड नहीं है, वो कोई ऐसा नहीं है कि वो पी के लिए ही कर रहा है, तो फिर उसके ऊपर जनरल रेट लग जाएगा 20% अंडर 115A ऑन द ग्रॉस रॉयल्टी एंड एफटीएस, उसके ऊपर जनरल रेट। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा एट्रीब्यूशन है कि नहीं है। अगर एट्रीब्यूशन है तो 44DA लगेगा, नहीं तो 115A लगेगा। अब अपने बात करते हैं 44DA में कि अगर आप 44DA में गए तो यू विल हैव टू मेंटेन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड यू हैव टू गेट योर अकाउंट्स ऑडिटेड बिकॉज 44DA का स्पेशल प्रोविजन है। एक्सपेंसेस का क्या होगा सर? यू विल नॉट बी गेटिंग डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्सपेंसेस जो कि आपने होली और एक्सक्लूसिवली पी के लिए नहीं किया है। अगर आपने कोई खर्चा पी के लिए नहीं किया पूरा का पूरा, या प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए इंडिया में नहीं किया है, या प्रोफेशन के लिए नहीं किया है, तो पूरा की पूरी जो है आपका डिडक्शन नहीं मिलेगा अगर आपने फुल 100% नहीं किया है सर। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा, यहां पर यह भी हो सकता है कि आपने कोई भी अमाउंट पेमेंट किया है टू योर हेड ऑफिस, ठीक है, अगर कोई पी ने कोई अमाउंट हेड ऑफिस को पेमेंट किया है उसका डिडक्शन उसको नहीं मिलेगा। तो नो डिडक्शन फॉर एनी अमाउंट पेड, ठीक है, नो डिडक्शन ऑफ एनी अमाउंट पेड बाय पीई और फिक्स प्लेस ऑफ प्रोफेशन टू इट्स हेड ऑफिसेज और अदर ऑफिसेज। तो हेड ऑफिसेज को जो इंटर पार्टी को रिलेटेड पार्टी को पेमेंट करेगा उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन अगर हेड ऑफिस ने कोई खर्चा किया और एक्चुअल बेसिस पे रीइंबर्समेंट क्लेम किया तो उसका डिडक्शन उसको मिल जाएगा। आई रिपीट, हेड ऑफिस ने कोई खर्चा किया और एक्चुअल बेसिस पे उसने जो रीइंबर्समेंट क्लेम किया तो उसका डिडक्शन जो है उसको मिल जाएगा। तो सर डिडक्शन कैसे मिलेगा? एक्चुअल रीइंबर्समेंट मिल जाएगा, बट बाकी जो अमाउंट पे कर रहा है हेड ऑफिस को वो उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, एक्चुअल रीइंबर्समेंट मिल जाएगा। ठीक है, बाकी होली एक्सक्लूसिवली जो पी के लिए खर्चा नहीं किया गया उसका भी डिडक्शन उसको नहीं मिलेगा। अब आते हैं अपने सर, अगर आप 115A में जाते हो तो 115A में भी आपको तो कोई भी डिडक्शन नहीं मिलता है। यहाँ पे तो आपको लिमिटेड डिडक्शन मिलता तो है, यहाँ पे कुछ भी डिडक्शन नहीं मिलता है पीजीबीपी के अंदर में और आईएफओएस में, बट यहाँ पे चैप्टर 6A का डिडक्शन आपको अलाउ किया गया है। बट 144DA में आपको यहाँ पर
रॉयल्टी जब आप 44 DA के हिसाब से करें पीजीबी, तो यहाँ पे भी आपको चैप्टर 6 मिलेगा, यहाँ पे भी आपको चैप्टर 6 से मिलेगा, लेकिन यहाँ पे लिमिटेड है सर। जब 44 DA में जाते हो एक तरीके से नॉर्मल प्रोविजन है, टैक्स रेट्स नॉर्मल है, यहाँ पे टैक्स रेट्स अब नॉर्मल है, स्पेशल रेट है, इसलिए यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करके रखा है, रिटर्न फाइलिंग से आपको एग्जेम्प्ट करके रखा है इफ टैक्स हैज बीन डिडक्टेड एट 20%। ध्यान देना, अगर रॉयल्टी DTA के रेट से, जैसे मैंने आपको बताया ना कि आपका हो सकता है लोअर टैक्स रेट हो, आपका यहाँ पे हो सकता है 20% नहीं, आपका DTA के हिसाब से टैक्स टीटी में कम रेट आ रहा है, तो आप कम रेट पे TDS काटेंगे। बट अगर आप कम रेट पे TDS काटे, तब सरकार ने बोला कि तब भैया तुमको एग्जेम्पशन नहीं है, रिटर्न फाइलिंग का एग्जेम्पशन तभी है जब 20% पे TDS कट रहा है। तो इफ टैक्स हैज बीन डिडक्टेड एट रेट लोअर देन 20%, इन केस आपका उस कंट्री के साथ टैक्स टीटी में 15% है, 10% है, आपने बेनिफिशियल प्रोविजन ट्रीटी के अवेल कर लिया, देन नो एग्जेम्पशन विल बी अवेलेबल फ्रॉम फाइलिंग रिटर्न। तब आप ट्रीटी का बेनिफिट क्लेम कर रहे हो, तो फिर आपको गवर्नमेंट को पूरा रिटर्न फाइल करके एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आपने क्यों कैसे किया। नेक्स्ट आता है बेटा अपना फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का स्पेशल इनकम, ठीक है, और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स फंड का भी स्पेशल इनकम, ये पूरा मर्ज किया हुआ है। सिक्योरिटीज और कैप गेन्स अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर 115 AD। तो 115 AD में स्पेशल जो है टैक्स रेट्स है, आइए एक बार अपने देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी FIIs अगर कोई इनकम कमा रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट्स और सिक्योरिटीज अदर देन इनकम और यूनिट्स रेफर टू 115 AB। तो 115 AB अलग से सेक्शन है, 115 AD अलग है। AB के अलावा कोई यूनिट्स के अलावा कोई इनकम कमा रहा है यानी सिक्योरिटीज में, दैट इज म्यूचुअल फंड का यूनिट्स और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, तो इस पर 20% लगेगा FIIs के हाथ में, और बाकी अगर कोई स्पेसिफाइड फंड कमा रहा है तो उस पर 10% टैक्स लगेगा। तो FIIs 20% देंगे और बाकी 10% देंगे, ठीक है। अगर कोई शॉर्ट टर्म कैप गेन है, नॉर्मल ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज, तो इस पर भी 30% टैक्स लगेगा। 111A वाला नहीं है, 111 वाला होते ही 20% हो जाता, ठीक है। 111A वाला ही 20% हो जाता जो न्यू प्रोविजंस के हिसाब से है, बट अदर देन 111A वाला नॉर्मल शॉर्ट टर्म कैप गेन जो है उस पर 30% टैक्स रेट है। लॉन्ग टर्म कैप गेन चाहे जैसा ही हो, 112 वाला हो या 112A वाला हो, इस पर 12.5% ही टैक्स रेट है जो कि न्यू प्रोविजंस के हिसाब से है। और इसके अलावा कोई भी स्पेसिफाइड फंड का या फिर FIIs का जो अदर इनकम होगा उस पर नॉर्मल जैसे नॉर्मल रेट्स ऑफ टैक्स है वही आपके ऊपर लग जाएगा सर। ओके, नाउ अगेन लेट मी टेल यू 115 AD वाला ये जो सेक्शन है ये कब एप्लीकेबल है, व्हेन यू आर actually having that income which is attributable to the permanent establishment in India। मतलब बेसिकली क्या है कि वो जो attributable है that is income because of units held by the non-resident not being a P of a NR in India। मतलब अगेन यहाँ पे P वाला कॉन्सेप्ट बेटा नहीं है, क्या नहीं है, P वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। मतलब दिस प्रोविजन विल अप्लाई ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ इनकम विच विल बी एप्लीकेबल दैट इज एट्रीब्यूटेड टू द यूनिट्स हेल्ड बाय द NR। उसके ऊपर जो गेन आएगा वही एग्जेम्प्ट होगा। ऐसा नहीं कि P में कोई होल्ड कर रहा है, but where the specified fund is the investment division of the offshore banking unit, then the provision will apply only to that extent of income that is attributable to the investment division of the offshore banking unit। अगर कोई offshore banking unit का investment division अगर income कमा रहा है तो खाली उतना ही इनकम पे टैक्स लगेगा जितना उसके डिवीजन से एट्रीब्यूटेबल है। अगेन कोई डिडक्शंस आपको इस इनकम के अगेंस्ट में नहीं मिलेगा सर। चैप्टर 6A का डिडक्शन भी अवेलेबल नहीं होगा। कन्वर्जन टू फॉरेन करेंसी एंड इंडेक्सेशन बेनिफिट विल नॉट बी अवेलेबल जो अपने 115A के हिसाब से करते हैं। और यहाँ पे AMT के प्रोविजन जो है वो भी एप्लीकेबल नहीं होंगे। ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स का जो प्रोविजन है वो स्पेसिफाइड फंड्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, MCQ से यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है 115 AD। ओके, सरचार्ज एंड सेस विल नॉट बी एप्लीकेबल टू द फंड फॉर द इनकम रिसीव फ्रॉम सिक्योरिटीज, जो कि हमने ऊपर वाला बात किया। मतलब ये वाला जो इनकम है ना, इस पे सरचार्ज सेस अलग से नहीं लग रहा है। यानी जो FII सिक्योरिटीज से जो इनकम कमा रही है, म्यूचुअल फंड यूनिट से जो इनकम कमा रही है, 20% इन केस ऑफ FII, 10% केस ऑफ स्पेसिफाइड फंड, सरचार्ज एंड सेस विल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर दोज इनकम। खाली ये वाला पार्ट पे इस टैक्स के ऊपर सेस सरचार्ज अलग से नहीं लगेगा। एग्जाम में ये भी इंस्टीट्यूट बहुत ज्यादा पूछता है। ये हो गया आपका नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्समैन को लेके, नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्स एसोसिएशन को लेके। याद रखिएगा इसमें खाली एथलीट्स कवर्ड है, इसमें अंपायर और ये जो टीम मैनेजर्स होते हैं, मैच रेफरीज होते हैं, दे आर नॉट कंसिडर्ड टू बी स्पोर्ट्समैन। उनके ऊपर सेक्शन 195 का जो अदर सम्स चार्जेबल टू टैक्स का TDS का प्रोविजन है वो लगेगा सर। तो 115 BBA किसके ऊपर लगेगा? एक स्पोर्ट्समैन के ऊपर लगेगा हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड इज अ नॉन रेसिडेंट। एक नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्स एसोसिएशन पे लगेगा और एक नॉन रेसिडेंट एंटरटेनर पे लगेगा जो कि इंडिया का सिटीजन नहीं है। इन तीनों के इनकम पे ये 115 BBA बोलता है कि आपके ऊपर 20% टैक्स लगेगा प्लस 4% सेस। जब भी आप किसी नॉन रेसिडेंट को पेमेंट करते हो आपको सेस ऐड करके TDS
काटना पड़ता है। सपोज मान लो 20% है तो 20.8 होगा, 10% है तो 10.4% होगा। ठीक है। स्पोर्ट्समैन देखिए, एनी इनकम रिसीव्ड बाय वे ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन एनी गेम इन इंडिया, लेकिन इसमें यहां पर बेटा आपका कैजुअल इनकम नहीं है। कैजुअल इनकम पे 30% लग रहा है। यहाँ पे 115 बीबी वाला विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स, राइट, ऑल दोस कवर्ड नहीं है। एडवर्टीजमेंट, मतलब स्पोर्ट्समैन अगर विनिंग फ्रॉम लॉटरी कर रहा है तो 20% नहीं लगेगा, 30% लगेगा। कंट्रीब्यूशन ऑफ एनी आर्टिकल्स इन इंडिया इन न्यूज़पेपर, नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्स एसोसिएशन को भी अगर कोई पेमेंट किया जा रहा है रिलेशन टू एनी गेम, या कोई इनकम रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम एनी परफॉर्मेंसेज बाय एंटरटेनर इन आवर कंट्री, तो यहाँ पे भी उनके इनकम पे भी क्या लगेगा, 20% टैक्स लग जाएगा सर। ठीक है। नाउ दिस इनकम विल बी चार्जेबल टू 20%, द रिमेनिंग इनकम ऑल विल बी सब्जेक्टेड टू नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स। No deduction again will be allowed against any of this particular income. And again same यहाँ पे 115 A जैसा पॉइंट है, you will be exempted from filing return of income if your total income consists only of this incomes where TDS has already been deducted under this income. और यहाँ पे तुमको याद होगा हमने पढ़ा था 194 में नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्समैन के ऊपर सारा का सारा इनकम पे TDS कट जाता है, एसोसिएशन पे भी कट जाता है, बोर्ड्स के ऊपर भी कट जाता है और नॉन रेसिडेंट एंटरटेनर्स के ऊपर भी कट जाता है सर। अब आ जाओ एक बार एक जनरल प्रोविजन का आइडिया लेते हैं, एंड दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ योर दिस पर्टिकुलर चैप्टर, कि सर एक नॉन रेसिडेंट का, अब एक बार टीडीएस का मैं प्रोविजंस को रिवाइज करा दो कि टीडीएस में नॉन रेसिडेंट का क्या अल्टीमेटली पूरी बात दी हुई है। ठीक है, एक बार नॉन रेसिडेंट का हमें टीडीएस का प्रोविजन बता दो सर कि टीडीएस का अल्टीमेटली क्या पूरी की पूरी जो है बेटा बात की गई है। आइए एक बार अपने उस चीज को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आओ सेक्शन 192। तो सेक्शन 192 तो एक जनरल सेक्शन है जो सैलरी पेमेंट करते हैं रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट को, सबके ऊपर सेम चीज है। कंसेशनल रेट्स के अंडर 115 बीएसी विल बी एप्लीकेबल, नॉर्मल स्लैब रेट विल बी एप्लीकेबल इफ द इंडिविजुअल हैज एक्सरसाइज्ड द ऑप्शन टू शिफ्ट आउट ऑफ द टैक्स रेजिम, इफ नॉर्मल स्लैब रेट विल बी एप्लीकेबल। अब आ जाओ प्री मैच्योर विड्रॉल 192A, 50,000 पे 10% टीडीएस कटेगा और 50,000 से ज्यादा इसमें कोई नया बात नहीं है सर। 194B क्या हो गया, लॉटरी नॉल हो गया। अब ये क्या हो गया, पर ट्रांजैक्शन हो गया। अगर आपका सिंगल ट्रांजैक्शन 10,000 के ऊपर हो रहा है विनिंग फ्रॉम लॉटरी, कैजुअल लॉटरी एंड ऑल, तो यहाँ पे 30% टीडीएस कटेगा बी और बीबी में। बीए क्या है सर, विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम 30%, यहाँ पे भी वही है। बीबी क्या, वही हॉर्स रेस है, सिंगल ट्रांजैक्शन पर ट्रांजैक्शन 10,000 से ज्यादा है तो 30% टीडीएस कटेगा, ये भी अमेंडमेंट है। ई में क्या है सर, ई में वही है, इनकम रेफर्ड अंडर बीबीए टू नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्समैन एसोसिएशन एंटरटेनर, यहाँ पे कितना है 20% जो है टीडीएस कट जाएगा। सॉरी मैं डबल ही बोला था, इट्स ई। नेक्स्ट क्या है 194 DGH, तो जी क्या है, नॉन रेसिडेंट के लिए कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स, यहाँ पे भी 15 का 20 कर दिया है, 20,000 और टीडीएस रेट 5 का 2 कर दिया है। ठीक है, तो 5% का 2% हो गया है और लिमिट 15 का 20 कर दिया है। फिर हुआ देखो एलबी याद होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, हमने 115A में भी पढ़ा था, उस पर इंटरेस्ट के ऊपर टीडीएस कितना कटेगा, 5% कटेगा। अब एलबी ए है सर, ये भी आपको याद होगा, हमने सब पढ़ा था, ये सब पढ़ा था, याद है ना, 549 115A। इंटरेस्ट इनकम डिविडेंड, ये LBA2 है, रिसीव्ड बाय अ बिजनेस ट्रस्ट फ्रॉम SPV, तो यहाँ पे भी टीडीएस कितना कटेगा, उसके इंटरेस्ट इनकम पे 5% कटेगा, और बाकी डिविडेंड इनकम पे कितना कटेगा, 10% कटेगा। बट अगर SPV ने 115BA लिया ही नहीं तो डिविडेंड इनकम तो एग्जेम्प्ट ही है। ये सब कुछ हम लोग ऑलरेडी ऊपर में लिंक करके पढ़ चुके हैं। अब LBA3 है सर, अगर आप इनकम रिसीव कर रहे हो फ्रॉम रेंटिंग, ये सब बेटा एक बिजनेस ट्रस्ट बोल के एक चैप्टर आएगा, इन्वेस्टमेंट फंड बोल के एक चैप्टर आएगा, उसमें बहुत डिटेलिंग में हम लोग उसको अच्छे से रिवाइज करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम रिसीव फ्रॉम रेंटिंग और लीजिंग ऑफ एनी रियल एस्टेट एसेट डायरेक्टली ओन्ड बाय द ट्रस्ट, ये एज पर द रेट्स इन फोर्स होगा, यानी कि जिसको भी इनकम मिल रहा है उसके ऊपर जो टैक्स रेट एप्लीकेबल है उसी के हिसाब से लगेगा, कोई स्पेशल इनकम नहीं है। ओके, इन्वेस्टमेंट फंड पेइंग इनकम टू यूनिट होल्डर अदर देन द इनकम एग्जेम्प्ट अंडर 1023 FBB, ऊपर हम लोग देख चुके हैं। इन्वेस्टमेंट फंड अगर किसी भी यूनिट, अगेन ये इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के ऊपर आएगा, तो कुछ ऐसे चैप्टर है जो नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन का एक सब डिवीजन है जो अलग से बनाया गया, वहां पे आपको समझा दिया जाएगा। इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड इन सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, अगेन यहाँ पर रेट्स इन फोर्स वाला बात किया गया है सर। 194 LC बात करता है क्या, अगर आप किसी, वही सेम, ये सब कुछ आपको याद होगा, हमने ऊपर पढ़ा है, 115A में पढ़ा है, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं, एवरीथिंग इज देयर। देखो 549 ये कौन सा प्रोविजन में आता है, 194 LC में आता है। किस में आता है, 194 LC में आता है, 194 LC। तो इसमें 549 वाला प्रोविजन सेम यहाँ पर है, इसमें कोई भी यहाँ पे डिफरेंस नहीं है। सेम आपको यहाँ पे भी पढ़ाया था, अगर आपको याद होगा तो 104C में ये भी आपको पढ़ाया था, क्योंकि इंटरेस्ट इनकम 104C में एग्जेम्प्ट है, कोई यहाँ पे 194 LC में टैक्स डिडक्ट नहीं होगा, ये भी हम पढ़ लिए थे। 194 एंड कैश विड्रॉल्स है, इस पे कोई
हाथी घोड़ा प्रोविजन नहीं है। 1 करोड़ से ज़्यादा अगर आप कैश विड्रॉ करोगे तो 2% TDS कटेगा, और यही थ्रेशोल्ड लिमिट रेसिपिएंट अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो यहाँ पे 3 करोड़ की लिमिट हो जाती है सर। वही चीज़ है कि अगर आप लास्ट 3 साल का रिटर्न टाइमली फाइल नहीं किए हो, इसमें से कोई भी एक साल आपने रिटर्न, ऑल 3 years यू हैव नॉट फाइल्ड द रिटर्न, देन द सम विड्रॉन जो होगा इसका थ्रेशोल्ड लिमिट 1 करोड़ से रिड्यूस होकर 20 लाख हो जाएगा सर। तो 20 लाख तो कुछ नहीं है, और 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में जो होगा वो 2% होगा, और अबव 1 करोड़ से जो होगा वो 5% पे चला जाएगा। यानी आपके ऊपर TDS ज़्यादा कटेगा अगर आप रिटर्न टाइमली फाइल नहीं किए हो लास्ट 3 साल का। ठीक है सर, एक जनरल आया था कि पार्टनरशिप फर्म अगर पार्टनर्स को इंटरेस्ट देते हैं, रेम्युनरेशन इंटरेस्ट देते हैं, आई मीन कोई सैलरी देते हैं, रेम्युनरेशन देते हैं, बोनस इंटरेस्ट देते हैं, तो उस पर TDS जो है वो आपको 10% काटना पड़ेगा। आई रिपीट, उस पर जो TDS है वो आपको जो है 10% काटना पड़ेगा। ठीक है, तो कोई सैलरी, रेम्युनरेशन, कमीशन, बोनस, इंटरेस्ट जो दे रहे हैं, वह द अमाउंट पेड टू द पार्टनर एक्सीड्स 20,000, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसमें TDS जो है वो काटना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका 195 एनी अदर सम पेबल टू नॉन रेसिडेंट, ये एज पर द रेट्स इन फोर्स होगा। यानी जो भी नॉर्मल इनकम जो इंडिया के बाहर टैक्सेबल है उस पर एज पर द रेट्स जो टैक्स लगता है वही टैक्स रेट्स आपके ऊपर लगाया जाएगा यहाँ पर सर। ठीक है, अब ये सब कुछ जितने भी आ गए सर, ये सब आपका वही FIIs वाला आ गया, 196A, 196B, 196C। ठीक है, और 196D, ये सब FIIs के इनकम हो गए सर। इफ यू रिमेंबर FIIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। आइए देखिए, वही है, म्यूचुअल फंड का यूनिट्स है या स्पेसिफाइड कंपनी है, पेबल टू नॉन कॉर्पोरेट वेयर DTAA अप्लाइज टू द पेई एंड द पेई हैज फर्निश्ड अ TRC, टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट, वो प्रूफ होता है जिससे DTAA का बेनिफिट आपको मिलता है। देन टैक्स विल बी डिडक्टेड एट 20%। ठीक है, तो TDS किस पे कटेगा, 20% कटेगा। लेकिन अगर फॉरेन करेंसी में कोई यूनिट्स परचेज हुई है जो कि ऑफशोर फंड में है, तो यहाँ पे 10% नॉर्मल यूनिट्स के लिए, और लॉन्ग टर्म कैप गेन जो लगेगा वो 12.5% लगेगा, जो नॉर्मल हमने पता है। और अगर कोई इंटरेस्ट डिविडेंड इनकम है फ्रॉम इंडियन कंपनी या पब्लिक सेक्टर कंपनी जो कि गवर्नमेंट ने बेचा है और परचेज बाय नॉन रेजिडेंट फॉरेन करेंसी है, तो यहाँ पे 115AC के हिसाब से जो है यहाँ पे भी 10% इंटरेस्ट डिविडेंड इनकम है, और आपका जनरल लॉन्ग टर्म कैप गेन के ऊपर 12.5% है। FII अगर सिक्योरिटी से कोई इनकम कमा रहा है तो उस पर 20% है, लेकिन हाँ अगर लोअर TDS है तो लोअर TDS के हिसाब से आप लगा देंगे सर। ठीक है, In all the above cases, the rate will be increased by surcharge wherever applicable and cess except खाली 196D में on the income of the specified fund। खाली 196D में जो है यहाँ पे स्पेसिफाइड फंड का जो इनकम होगा उसमें आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस और सरचार्ज नहीं लगेगा। ये ऊपर भी मैंने आपको पढ़ा दिया था। गाइज मैं मानता हूँ कि ये चैप्टर थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डेप्थ है, बहुत ज़्यादा एकदम होता है ना कि अंदर अंदर घुस घुस के चीज़ है, बट ट्रस्ट मी इतना भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है जितना अपने को लगता है। ठीक है, अगर आप एक बार आप अपने इंस्टीट्यूट मैट के या फिर मेरे सेवियर बुक को आप रेफ़र करोगे तो आपको मेरे सेवियर बुक से काफ़ी चीज़ पता चल जाएगा। मैंने पास्ट टर्म पेपर December 25 से भी सारे सवाल डाले हैं। ठीक है, June 26 के भी जब एग्ज़ाम्स होंगे तो वहाँ पे भी वो डाल दिया जाएगा, तो वही डाल दूंगा, तो आपको ना इससे काफ़ी एक क्लैरिटी आएगा। तो मैं जब इस चैप्टर को नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करूँगा ना, तो बेटा आपको बहुत चीज़ क्लियर होगा, आपको बहुत चीज़ क्लियर होगा कि अच्छा ऐसा भी होता है, ऐसे हम लोग टैक्स निकालते हैं, ऐसे इनकम निकालते हैं। ठीक है, तो ये अपने बहुत अच्छे से कवर करेंगे इन आवर नेक्स्ट क्लास। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, सब कुछ हो जाएगा, बस आपको बने रहना है क्लासेस में, आपको अच्छे से पढ़ाई करना है, आपको 100% कवरेज करना है। दैट इज़ व्हाट माय ऑब्जेक्टिव इज। ठीक है, ये रहा हमारा रिविजन क्लास ऑफ आवर नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन। ऐसे में और भी बहुत सारा चैप्टर्स का रिविजन सेशंस लाता रहूँगा और आप लोग के साथ शेयर करता रहूँगा। बस आप लोग इसी तरह से बने रहे हमारे साथ। ठीक है, तो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट क्लास प्रैक्टिस सेशन होगा अपने इस पर्टिकुलर चैप्टर का, जो कि हम लोग प्रैक्टिस सेशन में करते रहेंगे, और इस चैप्टर का प्रैक्टिस सेशन खत्म होते फिर अपने नेक्स्ट चैप्टर जो करेंगे वो होगा सर्च एंड सीजर हम लोग स्टार्ट करेंगे। वहां से भी इंस्टीट्यूट आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। सर्च एंड सीजर विल बी कवर्ड इन योर नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।